एपिसोड 81 टू 90। अध्याय 81 मीठा या खट्टा, यही सवाल है। दोपहर, दूध चाय की दुकान। किंग गुआंगलिन ने गाजर का रस पीते समय धीमी आवाज में कहा, जो काफी स्वादिष्ट था, बिल्कुल भी कड़वा नहीं था, बल्कि उसमें मिठास थी। क्या तुम एक घूंट पीना चाहोगी? उसने गाजर उसकी ओर बढ़ा दी। यहाँ बहुत बढ़िया गाजर चुनी जाती है। तुमने तो पहले ही पी लिया है, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारा बचा हुआ खाना भी खा जाता हूँ। किंग गुआंगलिन ने शिकायत की, तुम्हें एक घूंट तो चखना ही होगा। मैं स्वादिष्ट हूँ, तुम बदबूदार हो। हे फैंग ने अपना फोन रख दिया, झुकी और उसका स्वाद लेने के लिए एक छोटा सा घूंट लिया। इसमें ऐसा क्या अलग है? क्या तुम्हें ये बहुत स्वादिष्ट नहीं लगता? किंग गुआंगलिन ने एक और घूंट लिया। लगता है जैसे गाजर अभी अभी जमीन से निकाली गई हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हे फैंग को उससे कोई परेशानी नहीं थी। एक साधारण गाजर, चाहे वह ताज़ा तोड़ा गया हो या नहीं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तुम्हारा भी ट्राई करने दो। किंग गुआंगलिन उत्सुकता से पास आए, ये जानने के लिए उत्सुक कि क्या उसका भी उतना ही अच्छा है। मेरा नींबू भी अभी अभी तोड़ा गया है। हे फैंग ने उसका ड्रिंक अपनी ओर बढ़ाया। फिर उसे कल की आइसक्रीम याद आए और उसने चेतावनी दी, ज्यादा घूंट मत लेना। मैं बस एक बार चख कर देखूंगा। किंग गुआंगलिन ने सावधानी से एक घूंट लिया और उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा विकृत हो गया। यह इतना खट्टा क्यों है? पिछली बार उन्होंने स्टारबक्स से जो नींबू चाय मंगवाई थी वह खट्टी थी, लेकिन फिर भी सहनीय थी। इस बार तो ऐसा लगा जैसे सीधे नींबू चबा रहे हों। इसमें 3 भाग चीनी होगी। हे फैंग को यह बात मजेदार लगी और उसने अपना फोन निकाल लिया। जल्दी से एक और घूंट लो। मेरे लिए और कुछ नहीं, तुम आनंद लो। किंग गुआंगलिन ने अपना सिर नीचे किया और गाजर के रस का एक बड़ा घूंट लिया। उसका निश्चित रूप से स्वादिष्ट था। उसका स्वाद बहुत तीव्र था। बिना पिए भी तुम्हारी एक तस्वीर ले ली। हे फैंग ने किंग गुआंगलिन की अपने फोन पर आंखें सिकोड़ते और मुस्कुराते हुए छवि को देखकर हंसी उड़ाई। मुझे आपकी फोटो लेने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप मेरी फोटो लेते हैं। क्या ये ठीक नहीं है? ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी उसने वास्तव में हे फोन को खाते हुए जो फोटो चुपके से ली थी उसे डिलीट नहीं किया था, इसलिए वे बराबर थे। हाँ, बिल्कुल उचित है। तुम उस ऑनलाइन नींबू खाने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हो। किंग गुआंगलिन को अचानक एक गतिविधि याद आ गई। वहाँ एक प्रतियोगिता है जिसका नाम है वे का डेली फूड। काफी लोकप्रिय लगता है। मुझे लगता है तुम उससे आगे निकल सकते हो। रोज खाना। हे फैंग ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। ये प्रभावशाली है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये सचमुच प्रभावशाली है। इस विचार मात्र से किंग गुआंगलिन के मुंह में पानी आ गया। उसने प्रशंसा से सिर हिलाया। बहुत प्रभावशाली, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। दूध चाय की दुकान में लगभग 1 घंटा बिताने के बाद वे दोनों कुछ देर तक बिना किसी उद्देश्य के टहलते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला और उन्होंने वापस वहीं जाने का निर्णय लिया जहां वे रुके हुए थे। हे फैंग बिस्तर पर आलसी होकर लेट गया और किंग गुआंगलिन ने तुरंत उसके पास आने का साहस किया और साथ लेटना चाहा। मुझे मत पकड़ो, बहुत देर तक बहुत पास रहने से हम थक जाएंगे। हमें दूरी बनाए रखनी होगी, दूरी ही सुंदरता लाती है। हे फैंग ने उसे दूर धकेल दिया। वह आदमी बहुत ज्यादा चिपक रहा था। हम थकेंगे नहीं, भला कैसे थक सकते हैं? उसके जोर लगाने के बावजूद किंग गुआंगलिन धीरे धीरे पास आता रहा। तुम परी हो, बिना किसी दूरी के भी खूबसूरत रहती हो। उसे अपनी बाहों में जकड़े रखने का एहसास सचमुच अटूट था। वो कोमल स्पर्श, वो हल्की सी खुशबू, वो गर्माहट, एक ऐसा आनंद जो उसके पूरे दिल में भर गया था और फिर भी उमड़ रहा था। ये एक मादक एहसास था। कोमल, गर्म जैद को अपनी बाहों में समेटे किंग गुआंगलिन अनजाने में ही सो गया। जब उसने फिर आंखें खोलीं तो आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था। हे फॉन्ग उसकी गोद में सिमटी हुई थी। आंखें अभी भी बंद थीं और उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गई। वह अभी तक नहीं जागी थी। कमरा बिना लाइट के अंधेरा और खामोश था। वह चुपचाप हे फॉन्ग के गाल चूमने के लिए नीचे झुका, फिर उसे कसकर गले लगा लिया। बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। जब वह अकेला होता तो कभी कभी दोपहर से लेकर तब तक सोता रहता जब तक दुनिया अंधेरी ना हो जाए। घने अंधेरे में जागने पर उसे अकेलेपन का एहसास होता, मानो पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। लेकिन 2 लोगों के साथ वह एहसास बिल्कुल गायब था। उसके दिल में एक गर्मजोशी थी, मानो उसने पूरी दुनिया को गले लगा लिया हो। वह बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहता था, बस चुपचाप उस पल की खूबसूरती का आनंद लेना चाहता था। हे फैंग उसके चुंबन से जाग गया, उसकी बाहों में थोड़ा और करीब आ गया और आराम से बुदबुदाया, क्या समय हो गया है? अभी 6 बज रहे हैं। किंग गुआंगलिन ने उसे फिर से अपनी बाहों में भरने से पहले घड़ी देखी। चलो थोड़ी देर यहीं लेटे रहते हैं और फिर खाना खाने चलते हैं। ठीक है। उनमें से कोई भी फिर नहीं बोला और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद किंग गुआंगलिन ने उसे फिर से चूमा और अनिच्छा से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मैं नीचे खाना लेने जा रहा हूँ। तुम क्या खाना चाहती हो? चलो साथ में खाना खाते हैं। हे फैंग ने अंगड़ाई ली और बैठ गया। जम्हाई लेते हुए उसने आगे कहा, बाहर से खाना मंगवाना बहुत झंझट भरा काम है। चलो बाहर ही कुछ साधारण सा खा लेते हैं। कोई बात नहीं, आप क्या खाना चाहते हैं? ठंडे नूडल्स या स्टर फ्राई? बोलते हुए किंग गुआंगलिन ने अपना बटुआ और फोन जेब में रख लिया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। तुम थोड़ी देर और लेट जाओ या नहा लो। मैं खाना लेकर जल्दी आता हूँ। ठीक है। हे फैंग बिस्तर पर वापस बैठ गया और उसने कहा, मैं ठंडे नूडल्स खाऊंगा। वह काफी देर तक लेटी रहने के कारण इतनी नींद में थी कि उसे नीचे जाकर फिर ऊपर आने का मन नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। किंग गुआंगलिन ने अलविदा कहा और खाना खाने के लिए नीचे चला गया। हे फैंग कुछ देर बिस्तर पर लेटी रही और जब उसने देखा कि किंग गुआंगलिन अभी तक नहीं लौटी है तो उसने उठकर अपना पजामा ढूंढा और नहाने चली गई। नहाने के बाद जब वह अपने बाल सुखा रही थी तो उसने किंग गुआंगलिन को अपने बैग के पास दुबका हुआ सामान समेटते हुए देखा। इतना समय क्यों लगा? हे फैंग ने उसके बालों को तौलिए में लपेट दिया ताकि पानी टपकने से बच जाए। तुमने क्या खाया?
ठंडे नूडल्स भी। किंग गुआंगलिन ने मुड़कर मेज पर रखे टेकआउट कंटेनर को खोला और गर्व से उसे दिखाया। मैंने अपने लिए 2 हिस्से लिए हैं, तुमने 3 हिस्से क्यों नहीं खाए? हे फैंग ने उसकी चॉपस्टिक तोड़ दी और उसे गले लगाकर एक बार चूम लिया। इस प्रयास के लिए शुक्रिया। खाने के बाद मेरे बाल सुखाने में मेरी मदद करो। तुम्हारे लिए खाना लाना मेरा फर्ज है। किंग गुआंगलिन भी अपनी चॉपस्टिक से खाने लगा। क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है? अगर नहीं तो मैं भी अपना कुछ हिस्सा तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। बहुत हो गया। हे फॉन्ग के चेहरे पर अभी भी शौक की हल्की लाली थी, नमी से चमक रही थी मानो वह उसके गालों से पानी निचोड़ सकती हो। उसे देखते ही किंग गुआंगलिन की भूख बढ़ गई और उसने जल्दी से अपने 2 हिस्से ठंडे नूडल्स खत्म कर दिए, जबकि उसने अभी आधे से थोड़ा ज्यादा ही खाया था। आप कहाँ देख रहे हैं? देखो तुम कितनी सुंदर हो। किंग गुआंगलिन एक तरफ बैठ गया और उसे थोड़ा थोड़ा खाते हुए देखने लगा, और जितना अधिक वह उसे देखता उतना ही अधिक वह उसके प्रति प्रेम महसूस करता। हर दिन उसकी भावनाएं थोड़ी थोड़ी बढ़ती गईं। मीठी बातें करती हो पर कोई इनाम नहीं है। हे फॉन्ग ने अपना बर्तन मेज पर रखा और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो। यहाँ। किंग गुआंगलिन ने उसे पानी दिया और हंसे बिना न रह सकी। जानती हो क्या? क्या तुम्हारे शब्द और भी मीठे हैं? किंग गुआंगलिन ने भौहें चढ़ाकर उसे चिढ़ाया। बहुत मीठे। भाड़ में जाओ। अध्याय 82 अवर्णनीय। रात के खाने के बाद हे फॉन्ग ने उसके बगल में एक कुर्सी रखी और किंग गुआंगलिन से उसके बाल सुखाने को कहा। हेयर ड्रायर तेज हवा से भिनभिना रहा था और गुआंगलिन को ध्यान भटकाने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही देर में काम खत्म हो गया और ड्रायर रखते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? क्या मैं तुम्हारे कंधों को सहला दूं? मुझे लगता है कि आपके कुछ छिपे हुए इरादे हैं, इसलिए मैं मना करता हूं। हे फैंग ने उसके बालों को झटकते हुए कहा और कंबल में घुस गया। कंधे पर मालिश करवाना क्या नुकसानदेह है? गुआंगलिन ने झुंझलाकर कहा। क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ? तो फिर उस दिन नाक से खून क्यों निकला? मैं बहुत ज्यादा खा लिया। अचानक दोषी महसूस करते हुए उसने अपने कपड़े उठाए और नहाने के लिए तैयार हो गया। हे फैंग ने उसकी तरफ एक नज़र डाली। क्या तुम बेईमान होने की हिम्मत कर सकते हो? तुम ही थी जिसने उस दिन जानबूझकर वीडियो कॉल खोला था, गुआंगलिन ने फिर से चिढ़ाते हुए कहा, और उसे उठते हुए देखकर वह जल्दी से बाथरूम में भाग गया और दरवाजा बंद कर दिया। इस महिला ने ऐसा जानबूझकर किया था। जब वह इसके बारे में नहीं सोचता था तो वह उसे चिढ़ाना चाहती थी, और जब वह ऐसा करता था तो वह नहीं मानती थी। उसने जल्दी से नहाया और बाहर आ गया। गुआंगलिन ने हे फॉन्ग को एक चुंबन दिया और बिना हिले डुले आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं सोने जा रहा हूँ, उन्होंने घोषणा की। हे फॉन्ग ने हैरान होकर समय देखा। इतनी जल्दी? अभी तो 8 ही बजे हैं। थका हुआ हूँ, जल्दी सोने जा रहा हूँ। तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। तुम सुअर जैसे हो। तुमने आज दोपहर को बस थोड़ी देर की झपकी ली थी। हे फैंग ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे अभी नींद नहीं आई है। गुआंगलिन चुप रहा और अपनी आंखें बंद करके पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों को याद करता रहा। शनिवार को दिन भर कार की सवारी, रविवार को मौज मस्ती, सोमवार को घुटनों के बल बैठकर पूजा, मंगलवार को टहलना और फिर दोपहर में गोद में लिए जाने के दौरान झपकी, बाल सुखाना, उसे पहाड़ से नीचे ले जाना, कैंडी छीनना, इच्छा करना, देवताओं से प्रार्थना करना, कपड़े खरीदना, और पहचान के लिए ससुर को तस्वीरें भेजना, पूर्ति करना। उत्तम। खासकर उसके बिस्तर में चुपके से घुसने वाली बात, इससे उसे बहुत खुशी हुई। उनके बीच वाकई एक मौन सहमति थी। न सिर्फ वह साथ सोना चाहता था बल्कि वह भी चाहती थी। वह इतनी शर्मीली थी कि खुलकर यह बात नहीं कह पाती थी। आधी रात को चुपके से अंदर आ जाती थी और उसे पता भी नहीं चलने देती थी। वह बस साथ निभाता और अनजान बनने का नाटक करता। उसकी बात तो सही थी, आखिर भविष्य में तो बहुत समय होगा, इतनी जल्दी क्या है। वैसे भी देर सवेर उनकी शादी तो होनी ही थी, लेकिन कल की वापसी यात्रा के कारण उन्हें ड्रैगन बोट फेस्टिवल की पेंटिंग के बारे में कुछ सोचना था। वह अपने मन को न जाने कब तक भटकता रहा। तभी हे फोन की तरफ से कोई आवाज़ आए, मानो वह बिस्तर से उठ गई हो। फिर उसकी आवाज़ उसके कान के पास आई, सो रही हो? मुझसे बात करो। गुआंगलिन का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसने सहयोग किया और कोई आवाज़ नहीं की। यह महिला अंततः बिस्तर पर जा रही थी। हे फैंग ने दबे पांव आगे बढ़कर गुआंगलिन की बांह को खींच लिया और उसे आराम से एक आरामदायक स्थिति में ले आया। जैसे ही वह सोने से पहले उसे चूमने वाली थी, उसने अचानक कुछ गड़बड़ महसूस की और उसका शरीर अकड़ गया। आप सोए नहीं? गुआंगलिन का दिल धड़कने लगा क्योंकि वह हठपूर्वक नींद का नाटक करता रहा। धत, अगर उसे पता होता तो वो हमेशा की तरह पीठ के बल सो जाता। उसे करवट लेकर क्यों लेटना पड़ा? उसे अभी भी दिखावा करते देख हे फैंग घबरा गया और परेशान होकर बाहर निकलने लगा। यह आदमी बहुत अविश्वसनीय था। वो आधी चढ़ ही चुकी थी कि गुआंगलिन से रहा नहीं गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे वापस खींच लिया और कसकर गले लगा लिया। हे फैंग छटपटाया, छूटने की कोशिश करते हुए हताश होकर अपने हाथ पर 2 बार मारा। तुम कब जागे? मैं कभी नहीं सोया। गुआंगलिन ने सच स्वीकार किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हे फैंग स्तब्ध रह गया। तुम्हें तो पहले से ही पता था। मुझे पहली बार में ही पता चल गया था। गुआंगलिन ने झिझकते हुए उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो ऐसे ही सोते हैं, मैं वादा करता हूं कि हिलूंगा नहीं। वह गुस्से से चीखी, तुमने ये जानबूझकर किया है। मानो मैं सो रहा हूं, मैं हिलूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हे फैंग ने फिर उठने का प्रयास किया और असफल रहा। तुमने वादा किया है कि तुम हिलोगे नहीं। मैं वादा करता हूं, चलो ऐसे ही सोते हैं। गुआंगलिन पूरी तरह से स्थिर रहा। उसके लिए बस गोद में रहना ही काफी था। अब उसे सुबह चुपचाप वापस नहीं आना पड़ेगा और वह उसे गोद में लेकर जाग सकेगा। हे फैंग एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर उसने उसकी बांह मरोड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे जाने दो, बस सो जाओ। किंग गुआंगलिन ने उसे जाने नहीं दिया। अब जब वह यहाँ थी तो कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे जाने दे। मैं कैसे सो सकती हूँ? उसने अपनी कमर को थोड़ा हिलाते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह ...
थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। किंग गुआंगलिन ने अपने विचारों पर काबू पाने की कोशिश की और थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, बस सो जाओ, थोड़ा ढीला हो जाओ। हे फैंग ने बेचैनी बंद कर दी और उसे सोने की तैयारी करते हुए उसे पकड़ने दिया। उसे विश्वास था कि वह कल तक वापस आ जाएगी और सिर्फ एक रात के लिए कुछ नहीं होगा। काफी देर बाद वह फिर बोली, इतने समय बाद भी यह ऐसा क्यों है? जब तुम सो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। ... समय फिर बीत गया। क्या आप असहज महसूस कर रहे हैं? हे फैंग ने एक बार फिर पूछा। बात मत करो, थोड़ी देर में सो जाओगे। किंग गुआंगलिन ने हार मान ली, बात करने से तुम और भी ज्यादा जागते रहोगे। उद्धरण चिन्ह। हे फैंग ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? उस आदमी को देखने मात्र से ही खून बहने लगा। यदि वह खून रोके रखने से बीमार हो गया तो यह विनाशकारी होगा। मत करो, बस सो जाओ। किंग गुआंगलिन ने तुरंत इस विचार को अस्वीकार कर दिया। वह इसमें मदद कैसे कर सकती थी? तो फिर मुझे वापस जाने दो। नहीं। उद्धरण चिन्ह। वह निर्णायक रूप से पलटी और इधर उधर टटोलते हुए बोली, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। कोई जरूरत नहीं। किंग गुआंगलिन ने उसे रोका। घबराओ मत, सो जाओ। हे फैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने एक क्षण तक विरोध किया, फिर हार मान ली, कुछ शर्मिंदा महसूस किया और बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद हे फोन पलट कर बैठ गया, बेडसाइड लैंप जला दिया और ईमानदारी से मदद करना शुरू कर दिया। लाइट क्यों जलाए? किंग गुआंगलिन ने धीरे से बुदबुदाया, उसकी तरफ देखा और शर्मिंदा महसूस करते हुए अपना तकिया पलटकर अपना सिर ढक लिया। बिना रोशनी के ये हर जगह फैल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कसकर बंद पर्दों के बाहर चांद चुपचाप बादलों के बीच से झांक रहा था। उसकी रोशनी उज्ज्वल और बेदाग थी। किंग गुआंगलिन ने अचानक अपने शरीर को इस तरह तान लिया मानो वह पौराणिक क्रिम्सन मून की बड़बड़ाहट से जूझ रहा हो या शायद आदिम चुड़ैल की फुसफुसाहटों का विरोध कर रहा हो। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया, जो आसन नियंत्रण हानि का संकेत था। नियंत्रण खोने का परिणाम यह हुआ कि उसकी विशेष शक्तियां छीन ली गईं, जिन्हें बाद में किंवदंतियों के कथनीय अदृश्य दुष्ट देवता द्वारा भस्म कर दिया गया तथा इस प्रकार त्याग दिया गया मानो वह मात्र कचरा हो। अगले ही क्षण उसने पीड़ा से कराहते हुए कहा, अब वह उस कोमल दुष्ट देवता का प्रतिरोध करने में असमर्थ था और उसने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। उसका तनावग्रस्त शरीर अचानक शिथिल हो गया, क्योंकि उसकी विशेष शक्तियों को बलपूर्वक निकाल लिया गया था। मैं ये काम स्वयं करूंगा। वह अपनी विशेष शक्तियां एकत्रित करना चाहता था। क्या ये बस इतना ही है? हे फैंग ने ध्यान से सफाई की और सारा सामान कूड़ेदान में फेंक दिया, फिर हाथ धोने बाथरूम में चली गई। जब वह वापस आई तो बेडसाइड लैंप बुझ चुका था और कमरा बिल्कुल अंधेरा था। अंधेरे में बिस्तर तक वापस जाते हुए किंग गुआंगलिन ने हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, अपना सिर उसकी गर्दन में दबा लिया और गहरी सांस ली। अब नींद आ रही है। हे फैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पकड़ने में सहज महसूस करने के लिए थोड़ा हिल गई। किंग गुआंगलिन अभी भी कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहा था, एक अवर्णनीय अनुभूति से ग्रस्त था। वह उसकी भावी पत्नी थी, उसे दोगुना लाड़ प्यार करना होगा। अध्याय 83। यह उनका प्यार है। किंग गुआंगलिन ने हे फोन को रजाई में लिपटा हुआ था और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। सारे उलझे हुए विचारों को एक तरफ धकेलने के बाद उसने अपने दिल में और भी ज्यादा स्थिरता और गर्मजोशी का एहसास महसूस किया। उसके कोमल शरीर और हल्की मीठी खुशबू ने उसे बेहद सुकून दिया। उसकी बाँह उसकी पीठ पर लिपटी हुई थी और पजामे के ऊपर से भी उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वह सांस ले रही थी, उसकी गर्म सांसें बार बार उसके कॉलरबोन को हल्के से छू रही थीं। वह कुछ देर तक चुपचाप उस एहसास का आनंद लेता रहा, फिर खुद को रोक नहीं पाया और झुककर सांसों का स्रोत ढूंढने लगा, जैसे हैलोवीन पर कोई बच्चा धीरे से कैंडी मांग रहा हो। कैंडी को आसानी से प्राप्त होने वाले बर्तन में रखा गया था। यह एक छोटे से हलवे की तरह थी, नर्म, मुलायम, थोड़ी सी मिठास और दूध की खुशबू के साथ। सब कुछ इतना स्वाभाविक, इतना सुंदर लगा। पहले की तरह आज उसके मन में कोई अनावश्यक विचार या हलचल नहीं थी। वह बस चुपचाप लेटा रहा, आंखें बंद किए हलवे की मिठास का आनंद लेता रहा। ठीक है, सोने का समय हो गया है। हे फैंग ने अंततः कैंडी वापस ले ली और उसके सिर को अपने आलिंगन में ले लिया। मैं आज दोपहर बहुत सो गया, मुझे नींद नहीं आ रही है। किंग गुआंगलिन ने उसके बालों पर चोंच मारी, पहले तुम सो जाओ। मैं भी सो नहीं सकता। तो फिर बात करते हैं। क्या बात है? हे फैंग ने पूछा। उसने अपनी आंखें खोलीं और एक पल के लिए सोचा। मुझे बताओ, क्या ये प्यार है? बिल्कुल, ये है। और क्या हो सकता है? दरअसल कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो। ये हमेशा थोड़ा अवास्तविक सा लगता है। क्या तुम्हें इसका पता चल गया है? नहीं। किंग गुआंगलिन ने उसे फिर से चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। क्या तुम मुझे बता सकती हो? तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? हे फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने एक सवाल के साथ जवाब दिया। क्योंकि तुम्हारे साथ रहना बहुत आनंददायक है, बहुत आरामदायक है। कुछ न करते हुए भी तुम्हें दूर से देखकर ही मुझे खुशी मिलती है। वह रुका। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, लेकिन मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूं। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। हे फॉन्ग ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और धीरे से प्यार से उसे सहलाया। मैं भी तुम्हें उतना ही पसंद करती हूँ। इसका कोई कारण नहीं है, ये सरल है। मुझे पसंद है कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुम्हें पसंद है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन शुरुआत तो होनी ही चाहिए, है ना? किंग गुआंगलिन के दिल में एक गहरी बेचैनी थी। उनका रिश्ता अचानक शुरू हुआ और फिर उतनी ही जल्दी अंतरंग हो गया। वह शुरुआती चिंगारी नहीं पा सका और उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ने का रास्ता छोड़ दिया। उसे चिंता थी कि अगर एक दिन वह बदल गया, अगर उसमें वह प्रारंभिक गुण खत्म हो गया जो उसे पसंद था, तो उनके रिश्ते में मुश्किलें आएंगी।
शुरुआत में हेफोंग चिंतनशील लग रहा था और काफी देर बाद वह हंसी। शुरुआत में मुझे तुम्हारे मूर्खतापूर्ण, अजीब और अनाड़ी तरीके पसंद थे, लेकिन तुम इसके बारे में गंभीर थे। वास्तव में, सच में, उसकी आवाज में हंसी थी। तुम पहले कभी लड़कियों के पीछे नहीं भागे, कुछ नहीं जानते थे और मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ा। किंग गुआंगलिन भी हंसे। क्या ये तुम ही नहीं थे जिन्होंने मेरा पीछा किया था? जब उनका रिश्ता अभी तय नहीं हुआ था तब उसने कई बार उसका मजाक उड़ाया था। अब उस पर विचार करते हुए उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। उसे अपने रिश्ते को पहले ही परिभाषित करने की पहल करनी चाहिए थी। तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते कि किसने किसका पीछा किया? उस दिन तुमने जानबूझकर ऐसा किया था। ये जानबूझकर नहीं हुआ था, यह एक दुर्घटना थी। हे फैंग ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये वही था जिसने सबसे पहले उसका पीछा किया था। ठीक है, मैं ही तो थी जिसने तुम्हारा पीछा किया था और मैं ऐसा काफी समय से कर रही थी। किंग गुआंगलिन ने उसकी बात मान ली, क्योंकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शुरुआत किसने की थी। सबसे ज्यादा मायने ये रखता था कि वे दोनों साथ थे। अच्छा है कि तुम्हें पता है, हे फैंग ने संतुष्टि के साथ उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा। मुझे कसकर पकड़ो। किंग गुआंगलिन ने अपनी बाहें कस लीं और उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें मुझमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैं उसे बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तुम सबसे अच्छे लगते हो। जो हिस्सा, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में आप हैं। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। क्या ऐसा है? किंग गुआंगलिन ने एक पल के लिए सोचा। मुझे लगता है कि मैं खुद को बदल सकता हूं ताकि तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद करो। लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, लगातार अपनी कमियों को खोजते रहते हैं, लगातार उन्हें सुधारते रहते हैं, न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी बेहतर बनने का प्रयास करते रहते हैं। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, बस तुम जैसी हो वही काफी है, हे फांग ने धीरे से कहा जब वह उसकी बाहों में सिमट गई। मैं चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति से मैं प्यार करती हूँ वह खुश रहे, उसे वो सब करने के लिए मजबूर न करूँ जो वह नहीं करना चाहता, उसे इस बात के लिए नाराज न करूँ कि वह वो नहीं बन पाया जो वह नहीं बनना चाहता। मैं जिससे प्यार करती हूँ वही व्यक्ति है, मेरी कल्पना नहीं। इसलिए तुम्हें बस अपने तरीके से चलना है, बाकी सब मायने नहीं रखता। किंग गुआंगलिन काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर उसने कहा मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। वह रुका, फिर अपना सिर झुकाकर हे फॉन को एक जोरदार चुंबन दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है, हे फॉन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, यह हमारा प्यार है। गरीब से पैसा, अमीर से समय, कलात्मक युवाओं से सांसारिक जीवन और आम आदमी से अप्रत्याशित रोमांस की मांग करना, इन मांगों में प्रेम का अभाव है। सच्चे प्रेम का अर्थ है कि गरीब को धन के कारण हीनता का अनुभव न हो, अमीर निश्चिंत होकर धन कमा सके, कलात्मक रुचि रखने वाले अपनी कला में पूरी तरह रम सके और आम आदमी आराम से रोजमर्रा की खुशियों से भरा जीवन जी सके। प्यार ऐसा ही दिखता है, हमारा प्यार। किंग गुआंगलिन के दिल में गर्माहट महसूस हुई। धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद है। धन्यवाद, मुझे भी ये बहुत पसंद है। हे फैंग ने उसकी गर्दन पर चोंच मारी और ऊपर देखा। हम इसी तरह जारी रखेंगे। हाँ, हम करेंगे, किंग गुआंगलिन ने आश्वासन दिया। शांत एयर कंडीशनिंग से ठंडी हवा आ रही थी और दोनों कंबल के नीचे दुबके हुए थे, एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। पता ही नहीं चला कि कब उनमें से एक चुपचाप सो गया और उसके तुरंत बाद दूसरा भी सो गया। सुबह का सूरज झांक रहा था, उसकी किरणें पर्दों की दरारों से किंग गुआंगलिन के चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने अपनी आंखों को हाथ से ढक लिया और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उठा। हे फैंग किसी समय पलट गई थी, उसकी पीठ उसकी ओर करके उसके सामने सिमट गई थी। दोनों अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए थे, कंबल की कोमलता के कारण हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। किंग गुआंगलिन ने इस दृश्य के बारे में एक से ज्यादा बार कल्पना की थी। जब उसने इसे सचमुच अनुभव किया तो उसे एहसास हुआ कि यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मनमोहक था। अपनी आंखें खोलकर उस व्यक्ति को देखा जिसे वह अपने बगल में प्यार करता था, अपनी बाहों में उसके शरीर की गर्माहट महसूस करते हुए किंग गुआंगलिन ने आराम से सांस छोड़ी और सुंदर सुबह का आनंद लेने के लिए फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी हथेली गर्म और मुलायम महसूस हुई और उसने सहज ही उसे हिलाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ किसी तरह अंदर चला गया था और स्वाभाविक रूप से वहां आ गया था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। गुप्त रूप से स्पर्श और गर्माहट का आनंद लेते हुए किंग गुआंगलिन ने संतुष्ट और चुपचाप अपना हाथ वापस लेना शुरू कर दिया, लेकिन आधे रास्ते में ही हेफोंग ने उसे पकड़ लिया, जिसने अपना हाथ वापस वहीं ले आया जहां वह था और फिर कुछ होठों को ऊपर उठाकर फिर से चुप हो गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, वह अभी तक जागी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने आंखें खोली, झिझका और फिर आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर और सोने का फैसला किया। आखिरकार पिछली रात जो हुआ था उसे देखते हुए ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। उसने धीरे से अपनी उंगलियां हिलाईं, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उसकी त्वचा सर्दियों की बर्फ की तरह ठंडी थी, उसका व्यवहार शरद ऋतु के पानी की लहरों की तरह, उसका सार मम्मा शुरुआती गर्मियों की ताज़ा कपास की तरह है। अध्याय 84। जब तक आप चाहें। संभवतः क्योंकि उन्होंने रात में बहुत देर तक बातें की थीं, हेफोंग 9 बजे के बाद तक किंग गुआंगलिन के शरीर पर नहीं चढ़ी और फिर उसने अपनी आंखें खोली, उसकी ओर देखा और क्षण भर के लिए भ्रमित हो गई, इससे पहले कि उसे याद आई कि वे कल रात एक साथ सोए थे। वह झुकी और उसे चूम लिया, लेकिन इस दौरान ही हेफांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने भौहें सिकोड़ी, उसका हाथ खींचा और फिर से उसे घूरने लगी कि कहीं वह सोने का नाटक तो नहीं कर रहा। उठो, हे फैंग ने उसे धक्का दिया। किंग गुआंगलिन ने आंखें मली और जाग गया। क्या समय हो गया है? उसने किंग गुआंगलिन को संदेह से देखा। 9 बज चुके हैं, उठने का समय हो गया है। ओह, अभी तो 9 बजने वाले हैं। ओह, किंग गुआंगलिन ने उसे कसकर गले लगा लिया। चलो थोड़ी देर और लेटे रहते हैं। अब और इधर उधर नहीं लेटे रहना, हमें वापस जाने के लिए तैयार होना होगा। हेफोंग ने उसकी बाहों से छूटने की कोशिश की, उठकर बैठ गई और नहाने के लिए बाथरूम में जाने से पहले अपने कपड़े ठीक किए।
किंगुआंगलिन पल भर आंखें बंद किए बिस्तर पर अकेला लेटा रहा, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। जब हे फॉन्ग नहा रहा था, उसने अपने कपड़े बदले और सारा सामान अपने बैग में ठूंस लिया और एक तरफ बैठकर उसके खत्म होने का इंतजार करने लगा। बचपन से लेकर जवानी तक वह किसी और लड़की के साथ इतना अंतरंग कभी नहीं हुआ था। अब न सिर्फ वे एक ही कमरा शेयर कर रहे थे, बल्कि कुछ दिनों से एक ही बिस्तर पर सो भी रहे थे। और कल रात भी उसने ये सोचते हुए किंगुआंगलिन की नज़र अनायास ही उसके बगल में रखे कूड़ेदान पर चली गई, जहां टिश्यू पेपर से यह साबित हो गया कि पिछली रात कोई सपना नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। उसने कूड़ेदान को लात मारकर कोने में धकेलने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरने लगा। वे इतने करीब थे। क्या ये प्यार था? ये पहली नज़र का प्यार नहीं था, न ही समय के साथ बढ़ता स्नेह था। बस दो लोग थे जो कुछ समय से एक दूसरे को जानते थे और फिर अचानक चीजें गर्म हो गईं, जिससे उनकी वर्तमान स्थिति पैदा हो गई। यह उससे थोड़ा अलग था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। तुमने इतनी जल्दी सामान पैक कर लिया? हे फैंग बाथरूम से बाहर आया और उसके विचारों को रोकते हुए बोला, जाओ और नहा लो, हम खाना खाएंगे और फिर वापस जाने के लिए गाड़ी पकड़ेंगे। ठीक है, किंगुआंगलिन ने एक आवाज के साथ सहमति व्यक्त की और बिस्तर पर बैठकर उसे देखने लगा। सचमुच ऐसा लग रहा था कि वह उसे और भी अधिक पसंद करने लगा था। आज वह उसे कल की अपेक्षा थोड़ा अधिक पसंद करता था और कल भी वह उसे आज की अपेक्षा थोड़ा अधिक पसंद करेगा। तुम किस लिए इधर उधर घूम रही हो? इसे हटाओ, हे फैंग ने आग्रह किया। अपने पतले पैरों को हिलाते हुए वह अपना सामान पैक करने के लिए सूटकेस की ओर चली गई। किंगुआंगलिन उसके करीब आया, उसे पीछे से गले लगाया और उसके गाल पर चुंबन किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने अपने दांत ब्रश नहीं किए, बदबू आ रही है। हे फैंग ने घृणा दिखाने के लिए उसका गाल पोंछा। जल्दी से नहा लो, देर मत करो। मैं इस पर हूँ। किंगुआंगलिन ने उसके दूसरे गाल को चूमा, फिर उसे जाने दिया और बाथरूम की ओर मुड़ गया। 3 साल हो, उम्मीद है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस इतना पैसा कमा लो कि प्रपोज कर सकूं। और उसे यकीन नहीं था कि उस वक्त वो उसे मना कर पाएगी। नहा धोकर और हेफॉन के सामान पैक करने का इंतजार करने के बाद किंगुआंगलिन अपना बैग और उसका छोटा सूटकेस लेकर होटल से बाहर निकला और चेकआउट करने के लिए नीचे चला गया। नीला आकाश, सफेद बादल, एक असीम साफ दिन। मौसम उतना ही सुहावना था जितना उनके पहुंचने पर था और उनका मन भी उतना ही खुश था। एक दूसरे का हाथ थामे उन्होंने नाश्ता करने के लिए जगह ढूंढी और फिर बस अड्डे से लुओ सिटी स्टेशन के लिए बस लेकर वापस लौट आए। अरे, ऐसा लगता है कि हम हर्मिट की तलाश करना भूल गए हैं, किंगुआंगलिन को अचानक याद आया। वह ये देखने के लिए काफी उत्सुक थे कि किस प्रकार का व्यक्ति पहाड़ों की गहराई में रह सकता है, मोटे लिनन के कपड़े पहन सकता है, खेती कर सकता है और हर दिन पानी ला सकता है। बस एक ख्याल था कि उससे मिलना अच्छा रहेगा और अगर हम न भी मिले तो कोई बात नहीं, हे फांग ने बेपरवाही से कहा। उसे परेशान करना और अंदर घुसना ठीक नहीं होगा, तो चलो इसे भूल ही जाते हैं। सच है, वह पहाड़ों में इसलिए चला जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसे कोई परेशान करे। किंगुआंगलिन ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया और थोड़े अफसोस के साथ विषय को आगे बढ़ाया। समय इतनी तेजी से उड़ गया, मुझे लगता है कि हमने अभी तक पर्याप्त मजा नहीं किया है। अगली बार जब हमारे पास समय होगा तो हम कहीं और खेलने चलेंगे। हे फैंग ने इधर उधर टटोलते हुए उसे एक ईयरफोन थमा दिया। तुम्हारे लिए। जरूर, अगली बार हम साथ में बाहर चलेंगे। लंबी दूरी की बस धीरे धीरे चल पड़ी और लुओ शहर की ओर चल पड़ी। किंगुआंगलिन ने खिड़की से बाहर देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी अनिच्छा थी। वापस लौटने के बाद वे दोनों अब हर दिन एक साथ नहीं रह सकेंगे, केवल काम के बाद या सप्ताहांत पर ही वे एक साथ समय बिता सकेंगे। बस सामंजस्य की चिंता किए बिना तेजी से आगे बढ़ी। 4 घंटे से अधिक का सफर पलक झपकते ही बीत गया और आसानी से लुओ सिटी स्टेशन पर पहुंच गई। दोनों उतर गए और स्टेशन से बाहर निकलकर सड़क के किनारे एक टैक्सी ली तथा छोटी कार में सवार होकर पुनः विश्वविद्यालय की ओर चल पड़े। हम अंततः वापस आ गए हैं, हे फैंग ने आह भरते हुए कहा जब वह खिड़की के बाहर परिचित सड़क के दृश्य को देख रही थी। आखिरकार से आपका क्या मतलब है? हम केवल 5 दिनों के लिए बाहर गए हैं। किंगुआंगलिन ने अपने आखिरकार शब्द पर असंतोष व्यक्त किया और उनमें से 2 दिन यात्रा में बिताए गए। क्या ये पर्याप्त नहीं है? उसने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर मुस्कुराए। ये काफी है। किंगुआंगलिन ने अजीब तरह से उसकी नजरों से बचने की कोशिश की। उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसकी मुस्कुराहट का कोई और मतलब है। वह हेफॉन को उसके छात्रावास भवन तक ले गया और अनिच्छा से उसे गले लगाया और 2 बार चूमा। इस समय उसकी मनोदशा कहीं अधिक स्वाभाविक थी, दिन के विपरीत जब स्नेह उसे अभी भी कुछ संयमित करता था। ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। हे फैंग पीछे हट गया और उसे अलविदा कहा। 1 मिनट रुको, उन्होंने कहा। अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आते ही किंगुआंगलिन ने अपने बैग से एक बैग निकाला और उसे देते हुए कहा, यह आपके लिए है। यह क्या है? हे फैंग ने उत्सुकता से इसे उठाया और तुरंत इसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। पहले ऊपर जाओ, छात्रावास में वापस आने के बाद इसे खोलना। किंगुआंगलिन ने उसे रोका और जल्दी से ऊपर जाने का आग्रह किया। हे फैंग ने बैग को देखा, फिर किंगुआंगलिन को पहले से ही अपने दिल में अनुमान लगाते हुए उसने चुपके से उसे फिर से चूमा। तो मैं ऊपर जा रही हूँ। चलिए, अलविदा। हे फैंग उसका सूटकेस खींचते हुए और बैग उठाते हुए छात्रावास की इमारत में चला गया। सीढ़ियों पर वापस मुड़कर उसे हाथ हिलाया, इससे पहले कि वह अंततः सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती। वह वापस छात्रावास के कमरे में चली गई। उसकी कोई भी रूममेट वहां नहीं थी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर किंगुआंगलिन को मुड़ते और दूर जाते हुए देखती रही और आगे बढ़ती गई जब तक कि वह एक कोने से मुड़कर सड़क के अंत में गायब नहीं हो गया। फिर वह वापस मुड़ी और बिस्तर पर बैठ गई। उसने जो बैग उसे दिया था उसके अंदर एक टोट बैग था जिस पर R&Y लिखा था और टोट बैग के अंदर वह फूलों वाली ड्रेस थी जिसे उन्होंने कल साथ में देखा था। वास्तव में हे फैंग को नीचे एक हल्का सा आभास हुआ और अब ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस अपना सिर उठाया और सोचने लगी कि आखिर उसने इसे कब खरीदा था। दोनों हमेशा साथ रहते थे, उनके पास समय नहीं था।
हाँ, ये तब था जब वह ठंडे नूडल्स पैक करने गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उन्हें पैक करने के लिए नीचे जाने पर जोर दिया और इतना समय लगा दिया। उसने अपने हाथों में ड्रेस देखी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर कपड़े उतारकर पहनने से पहले एक पल सोचा। उसने अपना फ़ोन निकाला, एक सेल्फी ली और किंग गुआंगलिन को भेज दी। मुझे वास्तव में ये पसंद है, धन्यवाद। सड़क पर चल रहे किंग गुआंगलिन ने अपने फ़ोन की घंटी सुनी। उसने फ़ोन निकाला, कुछ बार टैप किया, मैसेज देखा और खुशी से मुस्कुरा दिया। जब तक तुम्हें ये पसंद है। अध्याय 85। शेफकिन ने पहली बार अकेले कार्यभार संभाला। किंग गुआंगलिन प्रसन्नचित होकर घर लौटा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने बैठक कक्ष में हो रही बातचीत सुनी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, अंदर बैठे दो लोग चुप हो गए और अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखने लगे। चाची, किंग गुआंगलिन ने सोफे पर बैठे व्यक्ति को अपनी मां से बात करते हुए पहचान लिया और उसे ठंडे स्वर में अभिवादन किया। उनके पिता की ओर से रिश्तेदार कभी कभार ही आते थे, ज्यादातर छुट्टियों के दौरान ही आते थे और नियमित दिनों में कभी कभार ही संपर्क करते थे। इस चाची के साथ भी यही स्थिति थी। वे शायद साल में 1 या 2 बार ही मिलते थे और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस बार वह यहाँ क्यों आई थी। आह, गुआंगलिन वापस आ गई है। जिस महिला को वह आंटी कहता था, उसने जवाब दिया। खाना खा लिया? किंग की मां ने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया और सीधे अपने शयन कक्ष में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए एक पैकेज लिया है, ये तुम्हारी मेज पर है। किंग की मां ने बेडरूम की ओर अपनी आवाज उठाई। समझ गया, ये बच्चा, चाची बुदबुदाई, मेरे भाई जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। वह काफी हद तक उससे मिलता जुलता है। किंग की मां ने उसकी ओर देखा। बस कभी कभी वह बातूनी नहीं होता। कभी कभी जब भी मैं उसे देखता हूँ, वह हमेशा ऐसा ही होता है। हे, किंग की मां ने हंसते हुए कहा, शायद वह हर बार बात नहीं करना चाहता। ... सोने का कमरा। किंग गुआंगलिन ने अपने डेस्क पर रखा पैकेज उठाया। ये वही फल कैंडी थी जिसे उसने पहले ऑर्डर किया था। ये काफी जल्दी आ गई थी। वह अपने बिस्तर पर गया, अपना बैग खोला और उसे व्यवस्थित किया। जिन कपड़ों को टांगने की जरूरत थी उन्हें उसमें टांग दिया और जिन्हें धोना था उन्हें अलग रख दिया और बाद में उन्हें वॉशिंग मशीन में डालने की योजना बनाई। ये सब करने के बाद वह बिस्तर पर लेट गया और एक गहरी सांस ली। कुछ सोचने के बाद वह बिस्तर से उठा, पैकेट खोला, अपना फ़ोन निकाला और हे फ़ोन को एक फ़ोटो भेजी। 1, मैंने कुछ कैंडी खरीदी है, जब तुम खाली हो तो आकर खा लेना। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार करते हुए, अगली बार जब आप यहाँ आएँ तो मेरे लिए अपनी जेब में कुछ रख लें। 1, मेरी जेब में छेद है, आओ और खुद खाओ। ... लुओ सिटी विश्वविद्यालय छात्रावास। हे फैंग ने किंग गुआंगलिन के संदेश पर हंसते हुए बिस्तर से बाहर आकर मुट्ठी भर कैंडी उठाई और उसे वापस भेजने के लिए एक तस्वीर खींची। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास मेरा अपना है, मुझे आपके वाले की जरूरत नहीं है। अपने बॉयफ्रेंड से फिर बातें कर रही हो? जो उनान, जो अभी अभी छात्रावास में लौटी थी, ने उसकी तरफ आंखें घुमाते हुए कहा, तुम लगभग 1 हफ्ते से बाहर हो, उससे काफ़ी नहीं मिली। अपनी तरफ देखो, सब खट्टी हो गई हो, कुछ कैंडी खाओ। हे फैंग ने उसकी ओर एक कैंडी फेंकी। मैं खट्टी नहीं हूँ, बदबूदार मर्दों में ऐसी क्या खासियत है? जो उनान ने कैंडी पकड़ी और उसे मुंह में डाल लिया। उसके गाल फूल गए। खैर, अगले हफ्ते तक मैं अपनी नौकरी शुरू करके नज़रों से ओझल हो जाऊंगी, दिमाग से भी ओझल हो जाऊंगी। तुम्हें नौकरी मिल गई? हे फैंग आश्चर्यचकित था। हाँ, इंटरव्यू पास कर लिया है और मैं अगले हफ्ते से काम शुरू कर दूंगी और मैं कंपनी के छात्रावास में भी जाऊंगी। जो उनान गर्व से मुस्कुराए। अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। हम अलग होने जा रहे हैं, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। यह अभी भी लुओ शहर है, इसमें क्या याद करने जैसा है? हे फॉन्ग ने अपने फ़ोन पर संदेश भेजते हुए कहा, अगर आपको मेरी याद आती है तो बस मुझे बता दीजिए, हम घूम सकते हैं और मजा कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, अगर तुम अपने प्रेमी के साथ हो और मैं तुम्हें दूर खींच लूँ तो वह मुझसे बहुत नफरत करेगा। हे फैंग ने उसके फ़ोन को देखा और हंसते हुए कहा, जब हम साथ थे तो तुम इसे छीन नहीं सकती थी। श्वान प्रेमी, जो उनान ने कहा, एक बार जब मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं अपना घर किराए पर ले लूंगा, कुछ फूल और घास लगाऊंगा, एक बिल्ली पालूंगा और बिना किसी को परेशान किए अपना छोटा सा जीवन जीऊंगा। तो फिर तुम बस अपनी बिल्ली के साथ रहो। हे फैंग ने नीचे देखा और फ़ोन को एक तरफ रखने से पहले कुछ बार और दबाया, फिर ऊपर देखा और पूछा, तुम्हें कैसी नौकरी मिली? कॉपी एडिटर, एक छोटी सी कंपनी। जो उनान ने उसे दिखाने के लिए अपना फ़ोन निकाला। मेरे विषय से संबंधित नौकरी ढूंढना मुश्किल है, ये वाली तो बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठती, अभी मैं कुछ अनुभव हासिल करने के लिए यही करूंगी। ये बहुत बढ़िया है, मैं कुछ दिनों में आपके लिए एक जश्न पार्टी आयोजित करूंगा। और तुम, मैंने तो तुम्हें नौकरी ढूंढते भी नहीं देखा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा साथ दे रहा है? जो उनान ने मुस्कुराते हुए पूछा, यहाँ तक कि यूनियन भी इन दिनों बेचैन हो रही है, रोज़ नौकरी की लिस्टिंग देख रही है और सिर्फ तुम ही इतनी बेफिक्र हो। अब जब उनके लिए परिसर में रुकना 1 महीने से भी कम समय रह गया था तो जो समय उन्हें काफ़ी लग रहा था वह अचानक जून के शुरू होते ही जरूरी लगने लगा और हर कोई घबरा गया, सिवाय हे फॉन के, जिसने नौकरी की तलाश भी नहीं की थी और वह अपना दिन या तो अपनी रुचि की कक्षाओं में भाग लेने में बिताती थी या अपनी मेज पर उपन्यास लिखती थी। मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है, कोई जल्दी नहीं है। हे फैंग आत्मविश्वास से भरे दिखे, नौकरी तो हमेशा रहेगी, जब मन करेगा तब काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो तुम अपना उपन्यास लिखने पर ध्यान दो और जब तुम प्रसिद्ध लेखक बन जाओ तो मेरे लिए एक प्रति पर हस्ताक्षर कर देना। जो उनान बिस्तर पर आलसी होकर लेटी रही, ये देखकर कि हे फॉन्ग अपने फ़ोन पर फिर से बातें करने लगी थी, उसने आगे कोई बातचीत नहीं की, दोबारा कैंडी का एक टुकड़ा चूसा और छत को घूरते हुए अपने मामलों पर विचार करने लगी। मैं सोच रही हूँ कि आखिर मुझे कैसा प्रेमी मिलेगा। गर्मियों की रातें हमेशा देर से आती थीं, शाम 6 बजे तक भी उजाला रहता था और केवल 7 या 8 बजे ही रात होने लगती थी।
दोपहर को अपने कमरे में बिताने के बाद किंग गुआंगलिन ने अनुमान लगाया कि उसकी माँ जल्द ही खाना बनाना शुरू कर देगी, इसलिए वह बिस्तर से उठ गया और रसोई में चला गया। निश्चित रूप से किंग की माँ सब्जियां चुन रही थी। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। किंग गुआंगलिन ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं, एक स्टूल खींचा और सब्जियां चुनने में मदद करने लगा। वह पहले भी कुछ बार मदद कर चुका था और अब कुछ हद तक कुशल हो गया था। कम से कम वह डंठलों के खाने योग्य भागों को तोड़कर फेंक नहीं रहा था, केवल पत्तियों को छोड़ रहा था। आंटी किन अब खाना बना सकती हैं? चाची लिविंग रूम से रसोई के दरवाजे के फ्रेम पर झुक गईं और बोली। उनकी आवाज़ थोड़ी अतिरंजित थी। ये सुनकर किंग गुआंगलिन ने भौहें चढ़ाईं और प्रतिक्रिया में लापरवाही से बड़बड़ाया। एक बड़े आदमी का खाना बनाना सीखना शर्मनाक है। महिलाओं को खाना बनाने का काम करने दो, वरना लोग तुम्हें नीची नज़र से देखेंगे। तो फिर तुम खाना क्यों नहीं बनाती? किंग गुआंगलिन ने अधीरता से उसकी बात काटते हुए कहा। अरे, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी खाना बनाती हैं। चाची मुड़ी और सोफे पर वापस बैठ गईं। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये कैसी बकवास है? किंग गुआंगलिन ने धीरे से कहा। फिर किन की माँ से पूछा, वह यहाँ क्यों है? वह डॉक्टर से मिलने आई है और कुछ दिन यहीं रुक रही है। किन की माँ ने बाहर की ओर देखा। बस करो, वह तुम्हारी चाची है, बेइज्जती मत करो, हम मजाक नहीं उड़ाना चाहते। वह कुछ दिनों के लिए रुक रही है। किंग गुआंगलिन ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या मैं उसके लिए होटल का खर्च उठाऊं? इसकी परवाह मत करो, किन की माँ ने धीरे से हंसते हुए कहा। फिर रुकी, बाहर देखा और किंग गुआंगलिन को इशारा किया। तुम थोड़ी देर में खाना बना लोगे? खांसी। किंग गुआंगलिन ने हल्की खांसी की, अपनी मुस्कान दबाते हुए सहमति जताई। ठीक है, मैं अगले कुछ दिनों तक खाना बनाऊंगी। चाची सोफे पर बैठी थी, सूरजमुखी के बीज खा रही थी और टीवी देख रही थी। रसोई में माँ और बेटे के बीच बातचीत नहीं सुन पा रही थी, रात के खाने का इंतजार कर रही थी। जल्द ही किन की माँ बाहर आई और उनके पास बैठकर देखने लगी। खाना तैयार है। कितना जल्दी बन गया। वह उठकर बैठ गई और रसोई की ओर देखने लगी। नहीं, वह खाना बनाना शुरू करने वाला है। वह चाची चौंकी। किंग गुआंगलिन खाना बना रही है? हाँ। किन की माँ के चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान आ गई। ये लड़का बहुत ही पुत्रवत है, मुझे परेशानी से बचाने के लिए खाना पकाने पर जोर दे रहा है और वह तेजी से सीख भी रहा है। कुछ देर रुकने के बाद वह चाची की ओर देखने लगी। बेशक वह निश्चित रूप से आपके टीम जितना अच्छा नहीं है, लड़के लड़कियों की तरह सावधानी से काम नहीं करते। आह हा हा, चाची अजीब तरह से हंसी। कोई बात नहीं, वह लड़की थोड़ी आलसी है, ज्यादा खाना नहीं बनाती। अध्याय 86 खाना पकाना अभ्यास पर आधारित है। रसोई में शोरगुल मच गया जब किंग गुआंगलिन अपनी माँ द्वारा पिछले 2 बार सिखाई गई विधि का उपयोग करते हुए तवे पर स्पैचुला घुमा रहा था। पहली नज़र में वह कुछ किसी पेशेवर रसोई जैसा लग रहा था। काश उसके चेहरे पर इतनी तनाव न होता। माँ, मुझे डाइकॉन में कितना नमक डालना चाहिए? वह रसोई से चिल्लाया। क्या मैंने तुम्हें ये पहले ही नहीं सिखाया? किन की माँ ने बीजों के छिलके कूड़ेदान में फेंक दिए और उठकर रसोई की ओर चल पड़ी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चाची रसोई की तरफ देखती रही। क्या ऐसे ही जल्दी सीखना कहते हैं? किन की माँ के मार्गदर्शन में किंग गुआंगलिन ने जल्दी से 4 व्यंजन तल लिए। जब वह उन्हें मेज पर लाया तो उनमें से भाप निकल रही थी। फिर वह ध्यान से देखने के लिए पीछे हट गया। बुरा नहीं, प्रत्येक प्रयास के साथ स्थिति बेहतर होती जा रही थी। कम से कम अब ये पूरी तरह से काली नहीं रह गई थी। चाची, आओ और खा लो, किन की माँ ने पुकारा और पहले अपने लिए आधा कटोरा चावल निकाला। ओह, चाची पहले ही मेज पर आ चुकी थी और झिझकते हुए बर्तनों को देख रही थी। उन्होंने चावल का एक छोटा सा आधा कटोरा लिया और ज्यादा लेने की हिम्मत नहीं हुई। किंग गुआंगलिन ने एक निवाला खाया और कुछ हद तक खुश होकर किन की माँ की ओर मुड़ी। इसका स्वाद बुरा नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि मुझमें बहुत सुधार हुआ है? ठीक ठाक है, किन की माँ ने कुछ तिरस्कार दिखाया। बात सिर्फ हेफांग से उसकी तुलना की नहीं थी, यहाँ तक कि खुद से भी उसकी तुलना में वह बहुत पीछे था। लेकिन ये पिछली बार से वाकई बेहतर था। उसने सोचा कि कुछ दिनों में वह उसे रात के खाने की तैयारी का काम सौंप सकती है। आखिरकार साग को तलना आसान होता है, बशर्ते वह जले नहीं। चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, उसे निगलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसे और सीखने और अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत थी। खाना पकाने में सुधार के लिए व्यवहारिक अभ्यास की जरूरत थी और अगर वह बेहतर हो गया तो इससे उसकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। चाची ने बहुत नखरे दिखाए, सब्जी का एक टुकड़ा उठाकर देखा और तुरंत मुंह बना लिया। सुधार? बेहतर होगा कि तुम खाना बनाना बंद कर दो। तो फिर आप ऐसा करेंगे? किंग गुआंगलिन ने पूछा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चाची ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चॉपस्टिक से मेज पर रखे खाने को उठाना जारी रखा। ये भतीजा सचमुच परेशान करने वाला था। तुम अपनी चाची से इस तरह बिना किसी सम्मान के कैसे बात कर सकते हो? किन की माँ ने उसे डांटा। मुझे लगता है कि यह काफी स्वादिष्ट है। किंग गुआंगलिन ने अपने भोजन का एक और बढ़ाने वाला लिया। अपने हाथ से बना खाना खाने से उसे उपलब्धि का एहसास होता था। अपने ससुर के घर पर अपनी कला दिखाने के बारे में सोचकर वह उत्साहित हो जाता था। यह विचार आते ही वह थोड़ा उत्साहित हो गया। उसने जल्दी से अपना चावल का कटोरा खत्म कर दिया और खाना जारी रखने के लिए दूसरा बड़ा कटोरा ले लिया। चाची, और खा लो। किन की माँ ने अपना आधा कटोरा चावल खा लिया, आवाज लगाई, फिर खाने की मेज से उठकर चली गई, क्योंकि वह उसे चॉपस्टिक से इधर उधर टटोलते हुए नहीं देखना चाहती थी। मेरा भी पेट भर गया है। चाची ने अपने बर्तन रखे, उठी और पीने के लिए पानी लेने चली गईं। अब इतना सारा खाना बच गया है कि हम इसे कल फिर खा सकते हैं, किंग गुआंगलिन ने खाते हुए कहा। चाची का पानी पीने का काम एक क्षण के लिए रुक गया। गुआंगलिन, तुम ज्यादा खाते हो। वह मूल रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए शहर आई थी और कुछ दिनों तक शांति का आनंद लेने की सोच रही थी, लेकिन स्थिति उसकी कल्पना से थोड़ी अलग निकली। किंग गुआंगलिन ने चुपचाप अकेले ही अपना भोजन समाप्त किया, मेज साफ की, फिर अपने कमरे में लौट आया, आंखों से ओझल, मन से ओझल।
रिश्तेदार वाकई बहुत परेशान करने वाले होते हैं, ये किस्मत से तय होते हैं, दोस्तों की तरह चुने हुए नहीं। अगर आप खुशकिस्मत हैं कि आपके सामान्य रिश्तेदार हैं तो ये एक वरदान है, वे दोस्तों की तरह मदद करते हैं। लेकिन जब आपको परेशान करने वाले रिश्तेदार मिलते हैं तो ये वाकई बदकिस्मती होती है। रक्त संबंध को देखते हुए उनसे बातचीत न करना कठिन है, नाकभान सिकोड़कर उनसे व्यवहार करना आपको पागल कर सकता है। सौभाग्य से वहाँ केवल वही थी और उसके साथ कोई भी परेशान करने वाला बच्चा नहीं था, जिससे किंग गुआंगलिन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। बच्चे अपने माता पिता के कहे अनुसार चलते हैं, ये कहावत बिल्कुल सही है, पर बेतुकी नहीं। अपने परेशान करने वाले बच्चे के बारे में सोचते ही किंग गुआंगलिन को सिरदर्द होने लगा। उसकी इच्छा थी कि काश वह उसे लुओ नदी में लात मारकर दर्जनों चक्कर तैरा दे, जब तक कि वह इतना थक न जाए कि शरारतें न कर सके। किंग गुआंगलिन ने पिछले कुछ दिनों में खींची गई तस्वीरों को व्यवस्थित करने के लिए अपने फ़ोन को कंप्यूटर से जोड़ा, अपने कंप्यूटर वॉलपेपर के लिए अपनी पसंद की एक तस्वीर चुनी, फिर आराम करने के लिए बिस्तर पर वापस जाने से पहले कुछ देर तक उन्हें ब्राउज़ किया। कुछ दिनों तक बाहर सोने के बाद किंग गुआंगलिन को अपने परिचित बिस्तर पर आराम मिला, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ कमी थी। उसने अपनी बाहों को फैलाया, शिक्षक ए को गले लगाने की भावना को याद करते हुए, इससे पहले कि वह उदासी के निशान के साथ सो जाए। पहले दिन बिना टीचर के गले लगे उसे उनकी याद आई। सुबह जब वह उठा तो किन की माँ टहलने जा चुकी थीं। हमेशा की तरह मेज़ पर 2 उबले हुए बन रखे थे, जिन्हें किंग गुआंगलिन ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए खाने के लिए उठा लिया। दिन अभी भी साफ और सुंदर था और वह ऊर्जा से भरपूर दफ्तर पहुंचा। सनवेन पहले से ही अपनी मेज़ पर नाश्ता कर रहा था। उसके हाथ में अंडे से भरा पैनकेक एक छोटे स्प्रिंग रोल जैसा लग रहा था, जो हर निवाले के साथ धीरे धीरे कम होता जा रहा था। आपने अंततः काम पर आने की कृपा की है। सनवेन ने तुरंत उनका अभिवादन किया। बस 3 दिन की छुट्टी थी। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे सदियों हो गए हों। ये सिर्फ 3 दिन का नहीं है, बल्कि सप्ताहांत सहित लगभग 1 सप्ताह का है। क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई अच्छी खबर है? किंग गुआंगलिन बैठ गया और अपनी मेज़ ठीक करने लगा। तो खुशखबरी क्या है? तुम्हें प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन माय एस। सनवेन कर्ल्ड हिज लिप। दैट अगली ड्राइंग ऑफ योर्स सीम्स टू बी क्वाइट पॉपुलर. We'll try running it for 2 more issues, and if it keeps up the popularity, we can make it into its own series. That one, King Guanglin realized. Oh, I handed it off to what's her name. It's not my problem. He scolded himself silently for even forgetting his assistant's name after only a few days away. Such an attitude wouldn't do for work. She just helped out a bit, it's still your work. Sun Wen explained nonchalantly. If we can make it a series, you could be fast-tracked to a permanent position and stop loafing around all day. To him, King Ganglin's workday seemed idle, despite producing numerous 4-paneled and 6-panel comics, but to Sun Wen those were just trivial tasks that even a couple of assistants could handle in no time. I just got the ball rolling, it's hardly my work. King Ganglin wasn't in a rush about getting a permanent position. Mainly, if advancing depended on taking charge of that series, it didn't align with his plans. He had his sights set on creating warm, adorable love stories. Big boss is here, Jing Lingling called out as soon as she entered the office, and then turned to greet Sun Wen. Morning, brother Wen. Morning. They responded briefly and Sun Wen didn't speak further to King Ganglin. He crammed the last bite of his pancake into his mouth and moved back to his own desk, since Jing Lingling would handle the talking. Where did you go over these past few days? Jing Lingling unwrapped her breakfast as she chatted with King Ganglin. Just wandered around, King Ganglin replied casually, searching his desk for the story he was working on last time. After 5 days off, he felt somewhat out of the loop and wasn't sure what he should be doing. I envy you. We went to Lobby for a day and wondered why you didn't join us. Then we came back to work and didn't see you. I only learned from brother Wen that you took time off. Jing Lingling, chatty as ever, continued babbling while eating. You know. That ugly comic was tested on the platform on Friday. By the time we got to work on Monday, it had already hit tens of thousands of views, now it's over 100,000. I know, King Ganglin interrupted her, sounds like they want to make it a series, right? Yeah, big boss, you're amazing. But it's not decided yet. They want a couple more issues to see how it goes. So far, it looks like it shouldn't be a problem, Jing Lingling explained, pulling out a piece of paper from her desk. This is from yesterday. Hold on, King Ganglin, slightly overwhelmed by her rapid speech, concluded, so it's likely to become a series, right? Yep, Jing Lingling nodded. मैंने अभी इसे शुरू किया है, बाकी आपने किया है, इसलिए आपको इसे संभालते रहना चाहिए. मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा. ओह, लेकिन जब तक कंपनी मुझे ये काम न सौंप दे, किंग गुआंगलिन ने हाथ हिलाकर टाल दिया. वरना ये तुम्हारा काम है, मुझसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है. उन्होंने तो बस इस विचार की शुरुआत की थी और ज्यादातर काम इस सहायक ने पूरा किया. अब इसे अपने हाथ में लेना किसी और का फल चुराने जैसा होगा, जो सही नहीं था. और चित्रांकन की शैली भी अनोखी थी. कोई भी बिना किसी खास परेशानी के उसकी नकल कर सकता था. अगर वह लोकप्रिय भी हो जाता तो भी वह ज्यादा दिन नहीं टिकता और इससे उसके हुनर में कोई खास इजाफा नहीं होता, सिर्फ समय की बर्बादी. जियांग लिंगलिंग स्तब्ध रह गई. बिग बॉस, आप सचमुच मुझे इसे जारी रखने दे रहे हैं? ये वास्तव में एक श्रृंखला में बदल सकता है. अध्याय 87. गंभीर पुरुष सबसे प्यारे होते हैं. कार्य अनुभव और अवसर लगभग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और कभी कभी अवसर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. ज्यादातर लोगों में अनुभव और योग्यता की कमी नहीं होती, उन्हें बस खुद को साबित करने के एक मौके की जरूरत होती है. किसी रिज्यूमे पर 3 साल का कार्य अनुभव कभी कभी उतना चमकीला नहीं होता जितना कि अकेले ही किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने से होता है, जो सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है.
जियांग लिंगलिंग को साफ समझ आ गया था कि इसका क्या मतलब है। अगर यह सीरीज स्थापित की जाती और फिर उसे पूरा करने के लिए सौंप दी जाती तो भले ही उसे प्रमोशन या वेतन वृद्धि न मिले, उसे मिलने वाले फायदे काफ़ी ज़्यादा होते। शायद सबसे बड़ा फायदा तो अनुभव ही था। भले ही वह इस कंपनी को छोड़ दे, लेकिन एक सफल परियोजना पर काम करने के इस अनुभव को अपनी अगली नौकरी में ले जाने से उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है। बार बार पुष्टि करने के बाद जियांग लिंगलिंग ने पाया कि किंग गुआंगलिन को वास्तव में इस मामले की परवाह नहीं थी और अचानक उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। शुरू में वह सिर्फ इस परियोजना में उनकी मदद करने के लिए एक सहायक बनने का इरादा रखती थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी दूसरे अंक का आधा हिस्सा तैयार कर लिया था, इस उम्मीद में कि कम से कम एक भागीदार तो बन ही जाएगी। हालांकि इससे उसकी प्रतिष्ठा में कोई खास इजाफा नहीं होता, फिर भी यह उसके कार्य इतिहास के हिसाब से बेहतर लगता। अब एक भागीदार से प्रभारी व्यक्ति बनना एक अप्रत्याशित रूप से बड़ा आश्चर्य था। धन्यवाद बॉस, जल्दी करो और कर डालो। कौन जाने लोकप्रियता कम हो जाए और सीरीज का सब कुछ बिगड़ जाए। किंग गुआंगलिन को उसके उलझे हुए विचारों का एहसास नहीं हुआ। आखिरकार ये तो बस एक टूटी फूटी कॉमिक थी, अगर ये लोकप्रिय भी होती तो भी ड्रैगन बोट फेस्टिवल ड्रॉ में इनाम जीतने जितनी मजबूत नहीं होती। वह तो लगभग इस बारे में भूल ही गया था, उसे इस पर ठीक से सोचने की जरूरत थी। अचानक ड्रैगन बोट फेस्टिवल की प्रस्तुति को याद करते हुए उन्होंने एक क्षण के लिए विचार किया। जिस कहानी पर वे काम कर रहे थे उसे एक तरफ रख दिया और 4 पैनल वाली कॉमिक बनाना शुरू कर दिया। खैर, काम के घंटों को पहले उचित काम करने में व्यतीत किया जाना चाहिए, फिर व्यक्तिगत मामलों के लिए समय निकाला जाना चाहिए। सुबह वह दिन भर का काम निपटाता और दोपहर में ड्रैगन बोट प्रस्तुति के बारे में सोचने में अपना ध्यान लगाता। एक इंटर्न बॉस के रूप में जीवन सादा और उबाऊ था। बॉस, क्या मैं इस तरह के बदलाव कर सकता हूँ? एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी आवाज़ सुनकर किंग गुआंगलिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जियांग लिंगलिंग सामान्य से कहीं ज्यादा उत्साहित थी, हर छोटी बड़ी बात पर उससे सलाह ले रही थी। ये थोड़ा कष्टप्रद था। रचना अधिक स्वतंत्र होनी चाहिए। आपको स्वयं सोचने और प्रयास करने की आवश्यकता है। सर्वोत्तम विकास अपनी कमियों को खोजने से होता है, विशेष रूप से चित्रकारी में। एक तिल या कुछ अतिरिक्त रेखाएं जोड़ना शैली का विषय है, तकनीक का नहीं, और हर किसी की शैली अलग होती है। आपको वह खोजना होगा जो आपको सबसे अच्छा लगे। मैं यह नहीं सिखा सकता। उसने एक क्षण सोचा और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुड़कर उसे बता दिया। और फिर जियांग लिंगलिंग ने सिर हिलाया। फिर से बोलने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि वह अपने ही विचारों में खो गया है। निराश होकर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और वापस बैठ गई। खुद को रोक नहीं पाए और अपना सिर घुमाकर फिर से उसकी ओर देखने लगी। वह किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में सोच रहा होगा, इतना गंभीर दिख रहा है। दिन जल्दी ही बीत गया। किंग गुआंगलिन ने अपनी मेज पर पड़े बेकार कागजों को समेटा, कूड़ेदान में फेंका, अपनी मेज को ठीक किया और काम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वापस आने पर उसे खाना बनाना पड़ा और वह सोच रहा था कि वह कब शिक्षक है जितना अच्छा बन पाएगा। उसकी चाची अभी तक नहीं गई थी, जो उसे परेशान कर रहा था। बॉस, क्या आज रात का कोई प्लान है? मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। जियांग लिंगलिंग ने सामान पैक करने के बाद काम नहीं छोड़ा, बल्कि किंग गुआंगलिन को निमंत्रण देने के लिए चली गई। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अभी भी काम करना है। किंग गुआंगलिन को पता था कि वह उसे धन्यवाद देना चाहती थी और उसने बिना ऊपर देखे ही मना कर दिया। ठीक है, शायद किसी और समय। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जियांग लिंगलिंग ने कोई आपत्ति नहीं जताई, अलविदा कहा और कार्यालय से बाहर निकल गया। सन वेन ने सामान पैक किया और उसके साथ नीचे जाने का इंतजार करने के लिए उसके पास आ गए। कैसा चल रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा, कैसा चल रहा है? किंग गुआंगलिन ने उसे परखा। उसका जीवंत रूप देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अपनी गर्लफ्रेंड से सुलह कर ली? अरे, हमने बहुत पहले ही सुलह कर ली थी। सनवेन ने अपनी जीभ चिटकाई। न केवल हमने सुलह कर ली थी, बल्कि हमने एक और बार झगड़ा भी किया था और फिर दोबारा सुलह कर ली थी। पब फ्यूचर एड्स उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन अवाक रह गया। सिर्फ 5 दिन ही बीते थे और वे फिर से उसी दौर से गुजर गए। क्या गड़बड़ थी? इस बार यात्रा का आनंद लिया? सनवेन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। 5 दिन के लिए बाहर गया था और वापस आना भी नहीं चाहता था। बस ऐसे ही हर जगह घूमते घूमते मैं थक गया था। पुरुषों को यह नहीं कहना चाहिए कि वे थके हुए हैं। सनवेन ने अर्थपूर्ण ढंग से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम्हें मेरे साथ कुछ कसरत करनी चाहिए, ये किसी भी चीज़ से बेहतर है। यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं लंबी पैदल यात्रा से थक गया था। किंग गुआंगलिन ने उसकी अभिव्यक्ति को महसूस किया और मजाक में कोसा। वह आदमी कभी गंभीर नहीं होता। मैं भी पैदल यात्रा के बारे में बात कर रहा था। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। बस से घर वापस आने के बाद लिटिल फैटी फिर से दरवाजे पर बैठा था। एक बड़े कटोरे से नूडल्स चूस रहा था। मुझे नहीं पता कि उसके परिवार को नूडल्स इतना पसंद क्यों है। वायलिन, ऐसा लग रहा था जैसे वह विशेष रूप से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने उसे देखा, लिटिल फैटी खड़ा हो गया और चिल्लाया, बिग ब्लैक चारकोल ने पुरस्कार जीता है। ओह, किंग गुआंगलिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अजीब ट्रांसफॉर्मर जैसी बिल्ली वास्तव में एक पुरस्कार जीतने में कामयाब रही। इसे कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान। छोटा फैटी कुछ असंतुष्ट सा लग रहा था, वरना ये निश्चित रूप से पहला स्थान होता, लेकिन इसे एक मादा बिल्ली ने चुरा लिया। मादा बिल्ली? वह किस प्रकार की विचित्र नस्ल थी? पब फ्यूचर एड्स। हाँ, बस किसी मादा बिल्ली ने पहला स्थान चुरा लिया। लिटिल फैटी ने अपने घर की ओर दौड़ते हुए कहा, यहाँ रुको, मैं तुम्हें प्रमाण पत्र लाता हूँ। आप इसे अपने पास रख लीजिए। किंग गुआंगलिन को अपने प्राथमिक स्कूल के प्रमाण पत्रों की परवाह नहीं थी। मादा बिल्ली? क्या ये कैटवुमन हो सकती है? या माँ बिल्ली? अरे, ये निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्मर बिल्ली से बेहतर दिखेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे प्रथम स्थान मिला।
जब वह घर पहुंचा तो जैसी कि उम्मीद थी, किन की माँ और उसकी चाची सोफे पर बैठी थी, सूरजमुखी के बीज तोड़ रही थीं और टेलीविजन देख रही थीं। गुआंगलिन वापस आ गया। उसकी चाची ने पुकारा, हाँ, सामग्री रसोई में है, जाओ नहा धोकर खाना बनाना शुरू करो। किन की माँ चाहती थी कि वह और ज्यादा सीखे और अभ्यास करे ताकि वह जल्द ही कौशल में निपुण हो जाए। आखिरकार सीखने में कोई नुकसान नहीं है और इससे उसके लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, किंग गुआंगलिन का उत्साह बढ़ा और वह फ्रिज के पास जाकर उसमें कुछ खोजने लगा। क्या कोई मिर्च है? मुझे लगता है कि 2 मिर्च डालने से यह और स्वादिष्ट हो जाएगा। रसोई में सूखी मिर्चें हैं लेकिन उनका कम प्रयोग करें। क्या तुम मदद नहीं करोगी? उसकी चाची ने उसे याद दिलाया। मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे जल्दी सीखने के लिए खुद ही सब कुछ समझना होगा। किन की माँ को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। जब मैं बच्चा था तो बड़े लोग काम करने के लिए पहाड़ पर चले जाते थे और मैं घर पर खाना बनाने के लिए अकेला रह जाता था। मेरी लंबाई अभी 1 मीटर भी नहीं हुई थी, मुझे बर्तन तक पहुंचने के लिए स्टूल पर खड़ा होना पड़ता था। उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए अपनी चाची के साथ बिताए पलों को गर्व से याद करते हुए कहा, इतनी लंबी होने के कारण मैं गलती से गिर सकती थी। उस समय कितना मुश्किल था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, फिर भी मैंने खाना बनाना सीख लिया। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे सीखने के लिए आपको बस तैयार रहना होगा, चाहे आपको सिखाया जाए या नहीं। हे, हाँ, उसकी चाची ने बिना किसी प्रतिबद्धता के जवाब दिया, फिर एक पल के लिए सोचा, फिर खुद को खड़े होने से रोक नहीं पाए और बोली, मैं उसे 1-2 चीज़ें दिखाऊंगी। नहीं, बस बैठ जाओ और टीवी देखो। किन की माँ ने उसे वापस नीचे खींच लिया। उसे तलने के बारे में ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस नमक और एमएसजी डाल दो और बस हो गया। उसे खुद करने दो, वरना उसे कभी याद ही नहीं रहेगा कि कितना डालना है। ये अजीब जुनून क्या है? जब लोग तुम्हें परेशान नहीं करते तो तुम उनसे मिलने जुलने की जिद क्यों करते हो? किन की माँ ने चुपके से अपनी आंखें घुमाईं और अपनी भाभी को वापस अपनी सीट पर खींच लिया। बस चुपचाप बैठो और रात के खाने का इंतजार करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अध्याय 88। घर वह है जहाँ दिल है। सब्जियों में पानी प्रचुर मात्रा में होता है और तलने पर स्वाभाविक रूप से रिस जाता है, इसलिए अधिक पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती। खांसी। जब पकवान आधा ही पका था तभी फोन बजने लगा। माँ, 1 मिनट के लिए इधर आओ, मुझे एक कॉल लेनी है, किंग गुआंगलिन ने रसोई से चिल्लाकर कहा। किन की माँ के अंदर आने के बाद उसने अपनी नाक के सामने पंखा जलाते हुए कहा, तुमने कितनी मिर्च डाली है? ये बहुत तीखी है। केवल 2, उसने अपना फोन खोजते हुए उत्तर दिया, फिर बाहर चला गया। मैंने नमक भी नहीं डाला है, अभी तक कुछ भी नहीं। समझ गया, कॉल ही फोन का था। किंग गुआंगलिन ने उत्तर बटन दबाया और बेडरूम की ओर चला गया। हेलो, क्या हाल है? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम क्या कर रहे हो? उसका मूड तुरंत सुधर गया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बस कुछ सब्जियां भून रहा था। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। आप क्या पका रहे हो? पालक और लहसुन के अंकुरों को वुड ईयर मशरूम के साथ पानी दें। आप क्या कर रहे हैं? किंग गुआंगलिन ने पृष्ठभूमि में कारों के हॉर्न बजते सुने और पूछा, क्या आप बाहर हैं? हाँ, बस दुकानों में घूम रहा था। उस समय आसमान धुंधला तो हो रहा था लेकिन अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं और पैदल चलने वालों की भीड़ भाड़ थी जो कारों और हॉर्न की आवाज़ों के साथ घुल मिल रही थी। हेफेंग सड़क के उस पार एक फूलों की क्यारी पर अकेली बैठी थी और सामने बनी नई इमारत को उदास दृष्टि से देख रही थी। उसके पूरे व्यवहार से एक अव्यक्त उदासी झलक रही थी। इस आवासीय क्षेत्र का नाम बाद में 4 सीजन्स फ्लावर रखा गया, जिसमें वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु के उद्यान थे। बाईं ओर से तीसरी इमारत गोल्डन ऑटम गार्डन थी। मैं आपके घर आना चाहती हूँ, उसने फ़ोन पर किंग गुआंगलिन से बात करते हुए अपने लटकते पैरों को झुलाते हुए कहा। मैं सचमुच घर जाना चाहता हूँ। भले ही वह उनका घर ना हो, लेकिन जब तक वह वहाँ था उन्हें घर जैसा ही महसूस होता था। ज़रूर, क्या तुमने खाना खा लिया? मैं तुम्हारे लिए कुछ बचा सकती हूँ। कोई बात नहीं, चलो बाद में बाहर खाना खाते हैं। किंग गुआंगलिन ने तुरंत सहमति जताई। तुम्हें यहाँ आने में कितना समय लगेगा? मैं तुमसे मिलने चौराहे पर आऊँगी, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हेफेंग फूलों की क्यारी के किनारे पर चुपचाप बैठा रहा। चलो इसे भूल जाते हैं, मैं सप्ताहांत में आऊँगा। अगर देर हो गई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। किंग गुआंगलिन ने बिस्तर पर करवट ली। सप्ताहांत अभी 2 दिन दूर है और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यद्यपि उन्होंने एक दूसरे को कल ही देखा था, फिर भी वह उसके लिए तरसता था और चाहता था कि वे हर दिन एक साथ रह सकें। मुझे वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा और मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। हेफेंग थोड़ा हिचकिचाया। आसमान और अधिक काला होता जा रहा था और सड़क के उस पार की अधूरी इमारत धुंधली और भयावह लग रही थी। जितनी देर वह उसे देखती रही, वह उतनी ही अधिक दमनकारी होती जा रही थी। घर, इस शब्द का मतलब सिर्फ एक घर नहीं था, सबसे ज्यादा मायने रखते थे लोग। जब कोई होता था तो कोई जगह एक गर्म घर बन जाती थी, लोगों के बिना वो बस एक ठंडी इमारत होती थी। तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम कहाँ हो? किंग गुआंगलिन बिस्तर पर उठकर बैठ गया, बाहर जाने के लिए तैयार। कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ जाऊँगा। हेफेंग अपनी इच्छा को दबा नहीं सका, हल्के से फूलों की क्यारी से नीचे उतरा और बस स्टेशन की ओर चल पड़ा। मैंने पहले ही खा लिया है, मेरे लिए कोई खाना बचाने की ज़रूरत नहीं है। हम ठीक है। दस्तक 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 की आवाज़ के बाद किन की माँ की पुकार आई। खाने का समय हो गया है। समझ गया, 1 सेकंड में, किंग गुआंगलिन ने जवाब में फ़ोन धीमा कर दिया। तुम जाओ और खाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ हेफेंग ने किन की माँ को चिल्लाते हुए सुना, मुझे जाना होगा, अलविदा। ठीक है, जब आप नज़दीक हो तो मुझे बता देना ताकि मैं चौराहे पर आपसे मिल सकूं, उन्होंने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कॉल समाप्त हो चुकी थी। वह बेडरूम से बाहर निकला। किन की माँ और चाची पहले से ही खाना खा रही थीं।
किंग गुआंगलिन ने खुद के लिए चावल का एक बड़ा कटोरा परोसा, खाने के लिए तैयार होकर मेज पर बैठ गया, फिर अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और हे फांग को एक संदेश भेजा ताकि जब वह लगभग पहुंच जाए तो उसे बता सके। किसी भी लड़के के लिए हमेशा शिष्टाचारपूर्ण होता है कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बाहर जाए, बजाय इसके कि वह अकेले ही अंदर आकर दरवाजा खटखटाए। हे फैंग, किंग की माँ ने पूछा। हाँ, किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया, एक निवाला खाया और फिर कहा, वह जल्द ही यहाँ आएगी। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, मैं अपनी गति धीमी कर देता ताकि वह हमारे साथ आ सके। वह पहले ही खा चुकी है। चाची ने उत्सुकतावश बगल से पूछा, कौन है? उसकी प्रेमिका। किंग की माँ विस्तार से नहीं बताना चाहती थी। गुआंगलिन की कोई गर्लफ्रेंड है। चाची ने किंग गुआंगलिन की तरफ देखा। ये कब हुआ? तुम उसे कब से देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने बातचीत करने में रुचि न दिखाते हुए स्पष्टता से कहा, काफी समय तक। वह कहाँ से है? क्या करती है? उसकी उम्र कितनी है? चाची हमेशा इन बातों को लेकर बहुत उत्सुक रहती थीं और तेजी से पूछताछ करती रहती थीं। परेशान होकर और जवाब देने से बचने के लिए मुंह में खाना ठूंसते हुए उसने अंततः झुंझलाकर कहा, चाची, क्या आप रजिस्ट्री ऑफिस में काम करती हैं या कुछ और? यह महिला अंकल पेन से भी अधिक बातूनी थी और भगवान ही जानता था कि घर आने पर वह किस तरह गपशप करती थी, जिससे अंकल और अधिक चिढ़ जाते थे। चाची उसके स्वर से थोड़ा चौंक गईं। अरे, मैं तो बस पूछ रही थी, तुम्हारा ध्यान रख रही थी। तुम्हें कब से मुझ पर नजर रखने की जरूरत पड़ गई? बिना ऊपर देखे किंग गुआंगलिन ने उसे खारिज कर दिया। कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। प्यार में पड़े बच्चे, इतना हंगामा क्यों? यहाँ तक कि किंग की माँ भी अपनी भाभी से नाराज थी। सोच रही थी, क्या जब मैं यहीं हूं तो उसे मेरा ध्यान रखने की जरूरत है? आजकल लड़कियां। चाची अपनी बात कहने ही वाली थी कि किंग गुआंगलिन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। चलो बस खाना खाते हैं। बस टिंग का ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थोड़ा रुंधे गले से चाची ने कहा, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही हूँ। याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जियाओचेंग के मामलों की ज्यादा चिंता करो, जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी मदद करो। किंग गुआंगलिन ने लगातार उसे टोका। निराश होकर चाची ने अपनी चॉपस्टिक से सब्जियों को छुआ और पत्ते ढूंढने लगी। क्या तुम लोग हमेशा शाकाहारी भोजन ही खाते हो? हम बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, मांस या मछली नहीं खाते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आधा कटोरा खाने के बाद चाची की भूख मर गई। उन्होंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और टीवी देखने के लिए सोफे पर वापस चली गईं। भतीजे में कोई अक्ल नहीं थी, उसे उसकी भाभी ने बिगाड़ दिया था। वह भाभी भी कुछ बेहतर खाना बनाने की कोशिश कर सकती थी, हमेशा शाकाहारी व्यंजन ही परोसती रहती। मेज पर एक कम परेशान करने वाला व्यक्ति होने से किंग गुआंगलिन की भूख में नाटकीय रूप से सुधार आया। उसने अपना कटोरा खाली किया और उसमें एक और ढेर सारा खाना भर दिया। खाने में थोड़ी सी मिर्च देखकर उसकी नाक में पसीना आ गया। खाने के बाद उसने मेज साफ की, एक बड़ा गिलास पानी पिया और अपना साइलेंट फोन देखा। उसे कोई सुराग नहीं था कि हे फोन कहाँ है। उसने हे फोन के आने पर उसे सीधे अपने शयन कक्ष में ले जाने की योजना बनाई ताकि उसकी चाची को उससे बात करने का कोई मौका न मिले। लोग बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं। अध्याय 89। क्या वापस न जाना ठीक है? हे फैंग ने बहुत देर तक, वास्तव में बहुत देर तक बात की थी। किंग गुआंगलिन इधर उधर इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे वह दिखाई नहीं दी। जब उसे शक होने ही वाला था कि कहीं वह फिर से उसे छेड़ तो नहीं रही, तभी उसने आखिरकार संदेश भेजा कि वह बस से उतर गई है। उसने समय देखा, रात के 8 बज चुके थे और उसे 9 बजे तक उसे वापस भेजना था। इतने कम समय में उसे स्कूल जाकर उसे ढूंढना ही बेहतर था। उसने उसे कल दोपहर ही वापस भेजा था और हालांकि वे सिर्फ 20 घंटे से ज्यादा समय के लिए ही अलग हुए थे, फिर भी यह उनके लिए काफी नहीं था। वे हमेशा साथ में और ज्यादा समय बिताना चाहते थे। किंग गुआंगलिन की इच्छा थी कि वह रोज काम से घर आते ही उसे देख सके और फिर अगली सुबह काम पर वापस जाते समय उससे अलग हो सके। शादी के बाद उन्हें सक्षम होना चाहिए। वह जल्दी से दरवाजे से बाहर निकला और बस स्टॉप की ओर दौड़ा। जैसे ही किंग गुआंगलिन ने मोड़ लिया, उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे हे फोन को आते देखा। वह मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी टीचर हे ने झपट्टा मारकर उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने तुम्हें याद किया। किंग गुआंगलिन उसके प्रभाव से आधा कदम पीछे हट गया। उसने सोचा भी नहीं था कि बाहर घूमने के बाद उसकी प्रेमिका इतनी चिपकी हुई हो जाएगी। उसके आलिंगन की मजबूती महसूस करते हुए उसके दिल की गहराइयों से खुशी का एक भाव उमड़ पड़ा। अगली बार जब तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें स्कूल में ढूंढने आ जाऊंगा, ठीक है? हे फैंग ने बिना कुछ बोले उसका सिर अपने सीने में छिपा लिया और एक पल के लिए जोर से लिपट गया, फिर उसकी बाहों को छोड़ दिया। फिर अपनी बाँह उसके हाथ में डालकर उसने उसे घुमाया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं आते? क्या तुम ग्रेजुएट होने वाली हो? किंग गुआंगलिन ने उसकी हरकत का पीछा किया और उनके घर की ओर चलने लगा। मैं दफ्तर में पूछूंगा कि क्या वे अभी भी संपादकों की नियुक्ति कर रहे हैं। तुम मेरे साथ काम पर आ सकती हो। नहीं, मैं शिक्षक बनने का इंतजार कर रहा हूँ। हे फैंग ने उसके सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। उसने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था और उसे यूं ही बदलने वाली नहीं थी, और साथ ही वो सोच रही थी कि वो उसकी नौकरी छुड़वा दे। वो उसके साथ काम पर कैसे जा सकती थी? ठीक है। किंग गुआंगलिन थोड़ा निराश हुआ। उसके साथ मिलकर काम करने की उसकी कल्पना धराशायी हो गई। वह जानता था कि हेफांग की अपनी योजनाएं हैं, इसलिए उसने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे याद दिलाया, मेरे घर पर कुछ दिनों के लिए एक रिश्तेदार रुकी है, बहुत परेशान करने वाली है। जब भी मिले उसे नजरअंदाज कर देना। कौन सा रिश्तेदार? मेरी चाची। ओह। हे फैंग उस पर झुक गया और मुस्कुराया। ठीक है, मैं उसे अनदेखा कर दूंगा। दोनों हाथों में हाथ डाले घर की ओर चल पड़े। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मौसी अभी भी लिविंग रूम में किन की माँ से बातें कर रही थीं। उनके आने की आहट सुनकर उत्सुकतावश उन्होंने अपना सिर घुमाया। क्या वह हे फैंग है? क्या तुम्हें सूरजमुखी के बीज चाहिए? किन की माँ ने देने के लिए कुछ सूरजमुखी के बीज उठाए।
कोई ज़रूरत नहीं, धन्यवाद आंटी। क्या तुम गुआंगलिन की गर्लफ्रेंड हो? चाची ने उसका आकलन करने के लिए अपना सिर घुमाया। उफ, बच्चे की गर्लफ्रेंड तो काफ़ी अच्छी लग रही है। किंग गुआंगलिन ने उसकी परवाह नहीं की और हेफोंग को सीधे बेडरूम में खींच लिया, इस डर से कि वह उनसे और पूछताछ करेगी। अगर वह उसके शब्दों का जवाब उसके मुंह पर भी दे देता तो भी घिनौना लगता। हेफोंग ने बिना कुछ कहे उत्साहहीनता से सिर हिलाया और किंग गुआंगलिन के पीछे बेडरूम में चला गया। एक क्लिक की आवाज़ के साथ उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अरे, चाची एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, उनकी नज़र दरवाजे से हटकर किन की माँ पर गई। लड़की इतनी चुप क्यों है? क्या मैंने यही नहीं कहा था? किन की माँ, जिन्होंने मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज उठाए थे, उन्हें नीचे नहीं रखा बल्कि उन्हें अपने मुंह में फोड़ना जारी रखा। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए और उसने कहा नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चाची ने मुंह बनाते हुए कहा, इतनी देर रात यहाँ दौड़कर आ रहे हैं, उनका रिश्ता किस मुकाम पर पहुंच गया है? वे यहाँ रुकने की योजना तो नहीं बना रहे हैं, है न? अरे, एक युवा जोड़े के थोड़ी देर के लिए मधुर व्यवहार करने में क्या बुराई है? गुआंगलिन उसे थोड़ी देर में वापस भेज देगी, अगर मेरी टीम देर रात ऐसा करने की हिम्मत करती है। चाची ने फिर से किंग गुआंगलिन के बेडरूम के दरवाजे की ओर देखा। तुम तो उसकी टांग तोड़ दोगे। किंग की माँ अधीर होकर बोली, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, इतनी चिंता क्यों करते हो? लोग तुम्हारे कहने पर कैसे डेट कर सकते हैं? मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने कब कहा कि जो मैं कहूंगी वही होगा? चाची एक पल के लिए रुकी, बस उन्हें देखकर। दूसरों के काम में क्यों दखल देते हो? बस दिखावा करो कि तुमने कुछ नहीं देखा। शयन कक्ष के अंदर हेफांग बिस्तर पर गिर पड़ी और हिलना नहीं चाहती थी। उसने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया और किंग गुआंगलिन की तरफ देखते हुए वही सवाल पूछा, क्या इतनी रात को मेरा आना अनुचित है? इसमें क्या आपत्ति है? किंग गुआंगलिन ने लापरवाही से उसे पानी का गिलास पिलाया। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जब चाहो आ सकती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब वे खेलने के लिए बाहर जाते थे तो वे पहले से ही एक ही बिस्तर साझा करते थे, इसलिए ये छोटी सी बात वास्तव में कोई मुद्दा नहीं थी। आखिरकार वे भविष्य में एक परिवार बनने वाले थे। बस रहने दो, मैं अभी नहीं पीना चाहती। हेफेंग ने पानी का गिलास ठुकरा दिया और फिर पलटकर अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, मुझे पकड़ो। मुझे इतना याद कर रहे हो? किंग गुआंगलिन बिस्तर पर चढ़ गया और उसे एक चुंबन दिया, फिर अपनी बाहें उसकी गर्दन के नीचे डालकर उसे हल्के से खींच लिया। क्या तुम सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें पकड़ लूं? कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब कितना असत्य है। हेफेंग ने उसका सिर अपनी छाती में दबा लिया और बुदबुदाया, क्या असत्य है? सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ अवास्तविक लगता है। किंग गुआंगलिन हंसा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक असली इंसान हूं जो तुम्हें यहाँ पकड़े हुए हूँ। क्या यह नकली भी हो सकता है? कल रात मुझे एक सपना आया। मैंने सपना देखा कि तुम फिर से चले गए। उसकी आवाज़ थोड़ी उदास थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं कब गायब हुआ हूँ? उसका मनोबल गिरता देख किंग गुआंगलिन ने उसे दिलासा देने के लिए धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। अगली बार जब तुम्हें बुरा सपना आए तो मुझे फ़ोन करना, मैं रात में रिंगटोन बढ़ा दूंगा, मुझे यकीन है कि मैं उसे सुन लूंगा। मुझे कसकर पकड़ो, क्या वो काफ़ी है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हेफेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके आलिंगन की गर्माहट महसूस की। उसके दिल पर पड़ा दमन धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया। आधी रात को वह अचानक जाग उठी। चारों ओर अंधेरा था, बिस्तर पर अकेली लेटी हुई थी, सपनों और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पा रही थी। निराशा की भावना ने उसका दम घोंट दिया था। शुक्र है, अब ये वास्तविक था। मैं अब छात्रावास में नहीं रहना चाहता। अगर तुम छात्रावास में नहीं रुकते तो क्या तुम बाहर कोई जगह किराए पर लेना चाहोगे? किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा, खैर, हम स्नातक होने वाले हैं, पहले रहने के लिए जगह ढूंढना अच्छा रहेगा। मैं किसी और दिन तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त जगह ढूंढने में मदद करूंगा। मैं खुद ही एक जगह ढूंढ लूंगा। जब समय आएगा तुम मेरा सामान ले जाने में मेरी मदद कर सकते हो। हेफेंग ने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला कर लिया। मैं यहाँ पास में ही कोई जगह ढूंढूंगा ताकि मैं अक्सर आ सकूं। हाँ, पास रहना अच्छा है, अगर कोई बात बन भी जाए तो काम आसान हो जाता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को चूमा, थोड़ा उम्मीद से भरा हुआ। अगर तुम्हें अकेले में खाना बनाने में परेशानी हो रही है तो बस यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। पिछले कुछ दिनों से मैं ही खाना बना रहा हूँ, मैं जल्दी ही इसे स्वादिष्ट बनाना सीख जाऊंगा। उसे हर दिन देख पाना, हर दिन उसके साथ खाना खाना, यह एक आदर्श खुशहाल जीवन जैसा लग रहा था। हम सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं, तुम्हारे घर खाना खाने आना अच्छा नहीं लगेगा। अगर दूसरे लोग इसे देख लेंगे तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। किंग गुआंगलिन के मन में विचार कौंध गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे मिलने आता है, बशर्ते वे रोज एक दूसरे से मिलने के लिए इतने पास हों। समय आने पर हम इस बारे में बात करेंगे। हेफेंग उसके आलिंगन में हिल गया, चुपचाप आराम का आनंद ले रहा था और कुछ और नहीं कह रहा था। वह कोई मकान किराए पर नहीं लेना चाहती थी, वह बस साथ रहना चाहती थी, हर रात उसे गोद में लेकर सोना चाहती थी और सुबह उठकर कुछ देर तक उसकी बाहों में दुबक कर सोना चाहती थी। लेकिन यह अभी तक संभव नहीं था। किंग गुआंगलिन भी चुप हो गई और किराए पर घर लेने के बाद के जीवन की कल्पना करने लगी, जब तक कि उसे लगा कि अब घड़ी देखने का समय हो गया है। 9 बज गए हैं, मुझे तुम्हें वापस ले जाना चाहिए। इतनी जल्दी? हेफेंग अनिच्छा से बाहर देखने के लिए बिस्तर पर बैठ गई, हिलना नहीं चाहती थी। किंग गुआंगलिन अनिच्छा से उठ बैठी, समय सचमुच उड़ गया था। चलो चलें, मैं कल स्कूल में तुमसे मिलने आऊंगी और हम साथ में खाना खाएंगे। क्या मैं आज रात वापस नहीं जा सकता? कृपया, हेफेंग ने अचानक सुझाव दिया। तुम बाद में बाहर सोफे पर सो जाना, मैं यहीं सो जाऊंगी। उसने हाथ बढ़ाकर किंग गुआंगलिन को बिस्तर पर धकेल दिया, फिर उसकी बाहों में वापस आ गई। ये तय हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन अचंभित रह गया जब उसने उसे फिर से पकड़ लिया, सहज रूप से अपनी बाहों को कस लिया। हालांकि उन्हें लगा कि यह सही नहीं है, लेकिन मना करना असंभव था।
अध्याय 90 बस जल्दी उठो और सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर एक गर्लफ्रेंड का आपके घर पर रुकना बहुत सामान्य बात लगती है, लेकिन एक लड़की का किसी मर्द के घर में रहना तो अच्छा नहीं लगता है ना। अगर बात फैल गई तो क्या मेरी इज्जत बच पाएगी? किंग गुआंगलिन थोड़ा उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे वापस जाने के लिए मनाए या नहीं। वह कई बार हिचकिचाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहता था कि वह रुक जाए। अरे हाँ, जब वो और हे फैंग उसके घर वापस जाएंगे तो जरूर उसके घर रुकेंगे। ये सोचकर उसे राहत मिली। दोनों शादी करने की सोच रहे थे तो एक रात रुकने से क्या डर। हे फैंग कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारी माँ और बाकी लोग 10 बजे तक नहीं सोए हैं तो तुम बाहर जाकर उन्हें बता सकते हो कि स्कूल के छात्रावास के दरवाजे बंद हैं और मुझे रात भर रुकना है। ओह, क्या होगा अगर वे पहले से ही सो रहे हों? अगर वे सो रहे हैं तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने ध्यान से सोचा और उसे बहाना बहुत अच्छा लगा। छात्रावास बंद था, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसके पास पहचान पत्र भी नहीं था। उसे सड़क पर सोने के लिए छोड़ना उचित नहीं था, इसलिए वह उसके बेडरूम में ही सोती रही, जबकि वह लिविंग रूम में सोफे पर सोता रहा। तार्किक और प्रेरक, मेरी प्रेमिका बहुत चालाक है, किंग गुआंगलिन ने प्रसन्नता से उसे चूमते हुए कहा। दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ रहे थे। कितना अद्भुत, मैं हमेशा तुमसे ज्यादा होशियार रहा हूँ। हे फैंग करवट बदलकर बैठ गई और बिस्तर के किनारे तक पहुंचने के लिए थोड़ा मुड़ी। उसने अपने जूते उतारकर अपने छोटे छोटे पैर दिखाए और उन्हें रगड़ा। पिछले दिनों पहाड़ चढ़ने की थकान से वह अभी भी उबरी नहीं थी, उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर लेटने की जरूरत है। किंग गुआंगलिन उसके करीब आया और उसके पीछे लेट गया, उसकी कमर को घेरने के लिए आगे बढ़ा। क्या मैं तुम्हें थोड़ा और दबाने और चोदने में मदद करूं? वह झिझकी, बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। वह सहज ही आराम से नहाने के लिए नहाना चाहती थी, लेकिन अब उसे याद आया कि इतनी सुबह नहाने जाना अजीब होगा। जरूरत नहीं, मैं बस आराम करूंगा। हे फैंग ने निर्णायक रूप से बिस्तर पर और गहराई तक चढ़ते हुए शॉवर बंद करते हुए लेट गया। आखिरकार ऐसा तो नहीं था कि उसके बिस्तर की कोई खास जरूरत थी, न नहाए बिना बस बिस्तर पर चढ़ जाना ही ठीक था। किंग गुआंगलिन को इससे भी कम परवाह थी। उसने अपने जूते उतार दिए और फिर उसे पकड़ने के लिए वापस चढ़ गया, स्वाभाविक रूप से अपना हाथ धीरे से उसके निचले पेट पर रख दिया। हे फैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से सांस छोड़ते हुए बोली, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो वह तुम्हें जरूर मारेगी। पेट का निचला हिस्सा ज्यादातर लोगों के लिए कोई खास संवेदनशील हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से ऊपर या नीचे जाने पर अर्थ बदल जाता है, लेकिन ये जगह बिल्कुल सही है। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा यहाँ स्पर्श किए जाने पर जिसे आप पसंद करते हैं, सुरक्षा और गर्मजोशी का एहसास होता है और दुलार किए जाने का सुकून भरा एहसास होता है। वह नहीं देखेगी। किंग गुआंगलिन को पता था कि किन की माँ आसानी से अंदर नहीं आ जाएगी और वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि मौसी भी आसपास ही हैं और अचानक उसकी बेचैनी कम हो गई। दरवाज़ा बंद करने के लिए उठने से पहले वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर निश्चिंत होकर वापस लेट गया। अब कोई अंदर नहीं आ सकता। मजाक करने के लिए कमरे में छुपकर बैठी हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? हे फॉन्ग ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। बाहर तो वह उसे जरूर रोकती, लेकिन उसके अपने घर में उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह उसके साथ निश्चिंत होकर अंतरंग हो सकती थी, क्योंकि घरवाले बाहर थे और उसे उसके कुछ भी गलत करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये परिचित अनुभूति सचमुच बहुत आरामदायक थी। किंग गुआंगलिन चुप थी, क्योंकि वह केवल बयानबाजी कर रही थी और उसने प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वह उन्हें और भी करीब लाने के लिए पीछे झुक गई। परिचित माहौल में अपने पसंदीदा व्यक्ति को गले लगाते हुए उसे अनजाने में नींद आ गई। आधी नींद और आधी जागती हुई हे फैंग को लगा कि उसके पीछे वाला व्यक्ति हिलना बंद कर चुका है। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, सिर घुमाकर देखा तो पाया कि वह आदमी आंखें बंद करके सो गया था। उठो, तुम यहाँ नहीं सो सकते। उसने किंग गुआंगलिन को कंधे से धक्का दिया। तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए। ओह, किंग गुआंगलिन ने हड़बड़ाहट में आंखें खोलीं, समय देखने के लिए हाथ उठाया और देखा कि 11 बज चुके थे। अचानक उसकी आंखें खुल गईं और वह उठा। पता नहीं वे अभी सोए हैं या नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। यदि उन्होंने सोने से पहले हे फॉन्ग को बाहर जाते हुए नहीं देखा होता तो कौन जानता कि सुबह क्या गलतफहमी पैदा हो जाती। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और लिविंग रूम अंधेरा था। चाची और किन की माँ दोनों अपने अपने कमरों में वापस जा चुकी थीं। किंग गुआंगलिन ने मन ही मन आह भरी, ये जानते हुए कि वह सुबह ही सब कुछ समझा पाएगा। मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे लिए पहनने को कुछ ढूंढो। हे फॉन्ग भी नहाने की तैयारी करते हुए बिस्तर से उठ गया। तुम क्या पहनना चाहती हो? उसने अलमारी खोलने के लिए मुड़ते हुए पूछा। कोई भी टी शर्ट ले लो, वैसे भी तुम्हारे सारे कपड़े मुझ पर बड़े हैं। हे फैंग ने अलमारी में देखा और इशारा किया, वह नीला वाला ले आओ। यहाँ। किंग गुआंगलिन ने उसे कपड़े दिए। मेरा तौलिया इस्तेमाल करो, वह सफ़ेद वाला। समझ गई। हे फैंग चप्पल पहने हुए ही शयनकक्ष से बाहर निकलकर बाथरूम में चली गई और शीघ्र ही शावहद से पानी गिरने की आवाज़ गूंजने लगी। बिस्तर पर लेटते हुए किंग गुआंगलिन को भी अवास्तविकता का एहसास हुआ। वह उसके घर पर रुकी थी। उसे उम्मीद थी कि सुबह किन की माँ उसे देखकर चौंक नहीं जाएंगी। देर हो रही थी, इसलिए हे फॉन्ग ने अपने बाल नहीं धोए। उसने बस जल्दी से नहाया और अपने कपड़े पकड़े हुए बाहर आ गई। उसके बाल गीले होने से बचाने के लिए तौलिए में लिपटे हुए थे, जिससे उसकी लंबी पतली गर्दन दिखाई दे रही थी। ओवरसाइज टी शर्ट ने उसे बस तब तक ढका था। खैर, बाकी का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। आप आगे बढ़ें, हे फॉन्ग ने कहा। जब वह नमी के धुंध के साथ बाहर आए, उसने लापरवाही से अपने फेंके हुए कपड़े एक तरफ फेंक दिए और खुद को डुबेट से ढकने के लिए बिस्तर पर चढ़ गई। मुझे लाइट बंद करने और दरवाजा बंद करने में मदद करें, धन्यवाद। पहले मुझे चूमो, फिर मैं जाऊंगा।
किंग गुआंगलिन उसके गुलाबी गालों को देखकर उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं सका और अलमारी से अपना पजामा निकालने और उसके लिए लाइट और दरवाजा बंद करने से पहले उसे एक चुंबन दिया। बेडरूम में अंधेरा छा गया था, बस पर्दों से छनकर आती रोशनी की कुछ बूंदें ही रोशन थीं। हेफेंग अंधेरे में आंखें फाड़े लेटी थी, छत को घूर रही थी और लिविंग रूम से आती आवाज़ें सुन रही थी। बाथरूम के दरवाजे की आवाज़ सुनकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और चादरों के नीचे बिस्तर पर लौटने लगी। अंततः वह अच्छी नींद सो सकी। वह घर जैसी भावना से घिरी हुई थी। स्नान के बाद किंग गुआंगलिन बिना किसी नींद के सोफे पर लेटा हुआ था, अपने बेडरूम के दरवाजे को घूर रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी महसूस हो रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या अंदर वाला व्यक्ति सो गया है। अचानक दरवाजा चरमरा कर खुला और किम की मां ने एक गिलास पकड़े हुए लिविंग रूम की लाइट जला दी और गर्म केतली से पानी डालने के लिए रसोई घर में चली गईं। माँ, कौन? किम की मां डर के मारे उछल पड़ी। फिर उसने अपना सिर घुमाया और किंग गुआंगलिन को सोफे से उठते हुए देखा। तुम बदमाश, इतनी देर से क्यों नहीं सो रहे हो? ओह, किंग गुआंगलिन ने अपने शब्दों को इकट्ठा किया और धीरे से कहना शुरू किया, बात यह है, हेफोंग का शयनगृह बंद था, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने अपने कमरे की ओर इशारा किया। मैं आज रात सोफे पर सो रहा हूँ। हो, किम की मां रुकी। किंग गुआंगलिन के बेडरूम के दरवाजे की ओर देखा, फिर उसकी ओर देखा, अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, वह फैंग तुम्हारे कमरे में है। हाँ, यही रात बितानी है, किंग गुआंगलिन ने समझाया, वरना उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह संभवतः किसी होटल में नहीं रुक सकती थी, खासकर जब से वह अपना पहचान पत्र नहीं लाई थी। ओह, किंग की मां को एहसास हुआ कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने पानी पिया और अपने कमरे में वापस जाने की योजना बनाई, बस ध्यान रखना कि सर्दी न लग जाए। हाँ, कोई चिंता नहीं। किंग गुआंगलिन ने राहत की सांस ली। उन्हें खुशी हुई कि सारी गलतफहमी दूर हो गई। किंग की मां ने लिविंग रूम की लाइट बंद कर दी और फिर से अंधेरा छा गया, जब तक कि एक बार फिर से दरवाजा चरमराया। इस बार यह बेडरूम का दरवाजा था। किंग गुआंगलिन ने सोचा कि हेफोंग शौचालय का उपयोग करने के लिए बाहर आ रहा है, लेकिन इसके बजाय वह अपने छोटे सफ़ेद पैरों के साथ उसकी ओर चली गई और धीमी आवाज में पूछा, क्या आप सो रहे हैं? किंग गुआंगलिन तनाव में आ गया। लिविंग रूम में सोफे पर, और तुम आधी रात को आ रहे हो? वह सोने का नाटक नहीं कर सका और धीरे से बोला, नहीं, मैं जाग रहा हूँ। क्या हुआ? लगता है मुझे नींद नहीं आ रही है। हेफेंग उसकी ओर देखने के लिए झुकी, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुम अंदर क्यों नहीं आते? बॉडी वॉश की खुशबू किंग गुआंगलिन की नाक में भर गई, जिससे वह ललचा गया, लेकिन फिर वह संभल गया और फुसफुसाया, क्या यह अनुचित नहीं है? ये ठीक है। हेफोंग ने अपने ऊपर से पतला कंबल उठाया। सुबह जल्दी उठना और फिर तुम वापस बाहर आ सकते हो। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।